आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं, एक ऐसा नाम जो सुनते ही लगता है कि इतिहास की किसी पुरानी किताब से निकला हो। मेसोपोटामिया। हम्म। इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच की जमीन, और ये नदियां हैं दजला और फुरात। लेकिन ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ये वो स्टेज है जहां इंसान ने पहली बार कुछ ऐसा किया जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है दुनिया के पहले शहरों की और लिखने की कला की। हम सब सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। हाँ, मतलब जो इंसान हजारों साल से घूम रहा था, वो अचानक एक जगह टिक कर इतने बड़े शहर कैसे बसाने लगा। और हमारे पास जो नक्शे और सबूत हैं, वो किसी थ्रिलर की तरह इस राज को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारा मिशन आज यही है, ये समझना कि भूगोल, व्यापार और समाज की बढ़ती उलझनों ने मिलकर शहरीकरण और लेखन जैसी चीजों को जन्म कैसे दिया है। तो चलिए सबसे पहले उस जमीन को ही समझते हैं। हाँ। हमारे सामने जो नक्शा है, उसे देखकर एक बात तो साफ है, मेसोपोटामिया कोई एक जैसी जगह नहीं थी। यस। उत्तर में देखें तो घास के मैदान थे, लोग भेड़ बकरियां पालकर गुजारा करते थे। और उत्तर पूर्व में हरे भरे पहाड़ थे, जहां बारिश भी अच्छी होती थी। और यहीं लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास खेती की शुरुआत हुई। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है दक्षिण में। अच्छा। दक्षिण का इलाका असल में एक तपता हुआ रेगिस्तान है। और सबसे बड़ी पहेली यही है कि दुनिया के पहले शहर, पहला लेखन, सब कुछ इसी रेगिस्तानी इलाके में पनपा। एक मिनट, क्या रेगिस्तान में ये कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब शहर बसाने के लिए तो आपको खेती चाहिए, पानी चाहिए, रेगिस्तान में तो सिर्फ रेत होती है। ये बात तो कुछ समझ नहीं आई। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और इसका जवाब उन दो नदियों में छिपा है, फरात और दजला। ये नदियां जब पहाड़ों से उतरती थी तो अपने साथ बेहद उपजाऊ बारीक मिट्टी बहा कर लाती थी, जिसे हम सिल्ट कहते हैं। ओह, वो सिल्ट। हाँ, हर साल जब नदियों में बाढ़ आती तो ये सिल्ट किनारों पर एक परत की तरह बिछ जाती थी। इसी जादुई मिट्टी ने उस रेगिस्तान को इतना उपजाऊ बना दिया कि वहां जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज उगने लगा। ये एक तरह का ज्योग्राफिकल जैकपॉट था। अच्छा, तो नदियों की वजह से खेती शुरू हुई और लोगों ने बस्तियां बसाईं। लेकिन एक बड़ी बस्ती और एक शहर में फर्क क्या होता है? मतलब कब एक बड़ा गांव शहर बन जाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, शहरीकरण का मतलब सिर्फ आबादी का बढ़ना नहीं है। शहर तब बनता है जब लोग सिर्फ खाना उगाने के अलावा दूसरे काम भी करने लगते हैं। व्यापार, कारीगरी, सेवाएं। शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते। एक किसान को कपड़े चाहिए, एक कुम्हार को अनाज, सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी को हम श्रम विभाजन कहते हैं। रुकिए, मतलब एक कारीगर को एक छोटी सी मुहर बनाने के लिए भी 10 अलग-अलग लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे हमारे सोर्स में एक उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। कि पत्थर की मुहर बनाने वाले को कांसे के औजार चाहिए। वो औजार वो खुद तो बना नहीं सकता। बिल्कुल, उसे औजार बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा। और औजार बनाने वाला खुद तांबा या रांगा खदान से नहीं लाता, वो उसे किसी व्यापारी से खरीदता है। अच्छा। और वो व्यापारी वो धातु किसी दूसरे देश से लाता है। यही आपसी निर्भरता का जो जाल है ना, यही शहरी जीवन की जान है। और जब इतने सारे लोग अलग अलग काम करते हैं और चीजों का लेन देन करते हैं, तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। क्या? इन सब का हिसाब किताब कैसे रखा जाए? और ये बात हमें एक और मजेदार पहेली की तरफ ले जाती है। आपने कहा कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि वहां पत्थर, लकड़ी और धातु, इन जरूरी चीजों का बिल्कुल अभाव था। सही। तो फिर ये कारीगर अपनी चीजें बना कैसे रहे थे? इसका एक ही जवाब है, ट्रेड, मतलब व्यापार। मेसोपोटामिया के लोग खेती में तो माहिर थे। वो अपने यहाँ का अनाज और कपड़ा बाहर भेजते थे और बदले में तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी जैसी चीजें मंगाते थे। मतलब एक तरह का इंटरनेशनल सप्लाई चेन नेटवर्क था उस जमाने का। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। और इस पूरे नेटवर्क की लाइफलाइन थी फुरात नदी। उसे तो उस जमाने में वर्ल्ड रूट कहा जाता था ना? हाँ, जाहिर है जानवरों की पीठ पर लाद कर सामान ले जाने से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता था नावों से ले जाना। इसी नदी ने मेसोपोटामिया के शहरों को दुनिया से जोड़ दिया और उन्हें अमीर बना दिया। तो मतलब इतना सारा सामान आ जा रहा था, सोना, चांदी, लकड़ी, अनाज। मुझे तो ये सोचकर ही सिर दर्द हो रहा है कि इसका हिसाब कैसे रखते होंगे। उस जमाने में कोई एक्सेल शीट तो थी नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
जब लेन देन इतना बढ़ गया कि उसे याद रखना मुमकिन हो गया, तब जरूरत ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिसने इंसानियत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। और वो था? लिखना। हाँ। लगभग 3200 ईसा पूर्व में उरुक शहर से हमें मिट्टी की बनी कुछ पट्टिकाएं मिली हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन पर कोई कविता, कहानी या कानून नहीं लिखा था। नहीं, इन पर तो चित्र जैसे निशान और नंबर बने हुए थे। ये सामान की लिस्ट थी। बिल्कुल। मतलब इतिहास का पहला साहित्य गोदाम का स्टॉक रजिस्टर था। ये सोचना ही कितना अजीब है। हाँ, उरुक से मिली शुरुआती पट्टिकाओं में बैल, मछली और रोटियों की लगभग 5000 लिस्ट हैं। ये दुनिया का पहला बही खाता था। धीरे धीरे ये चित्र वाली लिपि विकसित हुई और कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि बन गई। अच्छा। लिपिक गीली मिट्टी की पट्टी पर सरकंडे की नोक से कील जैसे निशान बनाता था। धूप में सूखने के बाद ये टैबलेट्स पत्थर जैसी पक्की हो जाती थीं। मतलब वो लोग सचमुच मिट्टी में अपना डेटा सेव करते थे। हाँ, कह सकते हैं। लेखन को लेकर एक बड़ी मजेदार कहानी भी है। कई नाकाम कोशिशों के बाद राजा को गुस्सा आया और उन्होंने चिकनी मिट्टी की एक पट्टी पर अपनी बात लिख दी। जब दूत ने वो टैबलेट अरट्टा के राजा को दी तो वो हैरान रह गया। उसने जिंदगी में पहली बार लिखी हुई कोई चीज देखी थी। हाँ, एक तरह से ये दुनिया का पहला ऑफिशियल मेमो था। पर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। आज की तरह मेसोपोटामिया में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा। क्यूनिफॉर्म लिपि बहुत मुश्किल थी। इसमें सैकड़ों निशान थे जिन्हें सीखने में सालों की मेहनत लगती थी। इसलिए लिखना पढ़ना एक खास हुनर था जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास था, जिन्हें लिपिक कहते थे। लेकिन इन लिपिकों की ताकत बहुत ज्यादा रही होगी फिर। बहुत ज्यादा। क्योंकि वे सिर्फ हिसाब किताब नहीं रखते थे। वे शब्दकोश बनाते थे, जमीन की खरीद बिक्री के कानूनी दस्तावेज तैयार करते थे। और उस जमाने में जानकारी इन्हीं लिपिकों के हाथों में थी। इसीलिए लेखन को सिर्फ हिसाब रखने का एक टूल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने और एक विशाल साम्राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने का सबसे मजबूत जरिया बन गया था। ठीक है, तो शहर बन गए, व्यापार होने लगा और हिसाब रखने के लिए लेखन भी आ गया। अब जरा शहर के अंदर चलते हैं। इन शहरों का सेंटर पॉइंट क्या था? जैसे आज शहर किसी मार्केट के इर्द गिर्द बसते हैं। उस समय शहरों का दिल हुआ करते थे मंदिर। शुरुआती शहर मंदिरों के चारों ओर ही विकसित हुए। मंदिर, हाँ, ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी। ये शहर के आर्थिक और सामाजिक जीवन का केंद्र थे। देवता जैसे ऊर शहर के चंद्र देवता या प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना को शहर का मालिक माना जाता था। तो मंदिर एक तरह से उस समय के मल्टीपर्पस कॉम्प्लेक्स थे। आप ऐसा कह सकती हैं। मंदिर बहुत बड़े आर्थिक संस्थान थे। तेल निकालना, अनाज पीसना, कपड़ा बुनना, ये सब काम मंदिर में ही होते थे। मंदिर एक बैंक की तरह फसल जमा करता था और फिर कारीगरों और मजदूरों में तनख्वाह के तौर पर बांटता था। और इस सब का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता था। बिल्कुल। लेकिन जहाँ इतने संसाधन एक जगह जमा हो, वहाँ झगड़े भी तो होते होंगे। बिल्कुल। पानी और जमीन को लेकर गांव और शहरों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थीं। अच्छा। और इन्हीं लड़ाइयों ने एक नए तरह के लीडर को जन्म दिया। जो मुखिया युद्ध में अपनी सेना को जीत दिलाता, उसका रुतबा बढ़ जाता। वो लूट का माल देवताओं को चढ़ाता और अपने लोगों की रक्षा के लिए एक सेना खड़ी करता। तो क्या इसका मतलब ये है कि राजा बनने के लिए लड़ाई जीतना जरूरी था? क्या शांति से कोई अच्छा मैनेजर राजा नहीं बन सकता था? यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन उस दौर की सच्चाई यही थी कि नेतृत्व अक्सर संघर्ष से ही पैदा होता था। धीरे धीरे यही कामयाब सैनिक मुखिया स्थायी शासक यानी राजा बन गए। अब शहर की सुरक्षा और मंदिर को बनवाने की जिम्मेदारी उनकी हो गई। जैसे उरुक शहर 3000 ईसा पूर्व तक ये 25 हेक्टेयर में फैल गया था। हाँ, जो मोहनजोदाड़ो से लगभग 2 गुना बड़ा था। और इसके चारों तरफ एक मजबूत दीवार थी। और इन बड़े कामों के लिए लोगों से जबरन मजदूरी भी कराई जाती थी, जिसके बदले उन्हें राशन मिलता था। इतनी सारी बातें प्रशासन, व्यापार और युद्ध की हो गईं। क्या कला के लिए भी कोई जगह थी? बिल्कुल थी, और बहुत ऊंचे दर्जे की थी। इसका सबसे शानदार उदाहरण है वारका शीर्ष। वारका शीर्ष? हाँ, ये उरुक से मिला एक औरत का सर है, जिसे 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर से तराशा गया था। इसकी आंखें और भौहें बनाने के लिए नीले लाजवर्द यानी लैपिस लजूली और काले डामर का इस्तेमाल किया गया होगा, जो अब खैर गायब हो चुका है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो अपने आप में एक कहानी है।
सही कहा। ये दिखाती है कि उस समाज में कितनी बेहतरीन कारीगरी थी। और ये संगमरमर और लैपिस लजूली ये मेसोपोटामिया में मिलते भी नहीं थे। बिल्कुल। इन्हें सैकड़ों मील दूर से मंगवाया गया था। ये उस समाज की समृद्धि और उसके व्यापारिक नेटवर्क की ताकत को दिखाता है। एक मूर्ति बनाने के लिए इतनी मेहनत। हाँ, तो अगर हम मेसोपोटामिया की विरासत को देखें तो ये सिर्फ लेखन और शहर बसाने तक सीमित नहीं है। गणित और खगोल विज्ञान में उनकी उपलब्धियां हैरान करने वाली थीं। आज भी हम जो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड का हिसाब लगाते हैं, ये उन्हीं की देन है। और उन्होंने सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं लिखा, उन्होंने गिलगामेश जैसे महाकाव्य भी लिखे, जिसमें दोस्ती, प्यार और मौत के डर जैसी इंसानी भावनाओं को पहली बार शब्द दिए गए। हमारा आज का शहरी जीवन, हमारे कानून, हमारा व्यापार, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी मिट्टी में है। तो आज की हमारी बातचीत का निचोड़ यही है कि कैसे 2 नदियों के वरदान ने एक रेगिस्तान को दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन में बदल दिया। कैसे इस उपजाऊपन से शहर बसे और फिर व्यापार की जरूरत ने इन शहरों को दुनिया से जोड़ा। और आखिर में इन सब लेन देन का हिसाब रखने की एक मामूली सी जरूरत ने लिखने की कला को जन्म दे दिया, जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। जरूर। जैसा कि हमने देखा, दुनिया के पहले लिखित दस्तावेज कविता, दर्शन या कानून नहीं थे, बल्कि वे सामान की लिस्ट थी। ये हमारी सभ्यता के बारे में क्या कहता है कि हमारा पहला बड़ा कदम हिसाब किताब की तरफ था। ये लेन देन वाली शुरुआत, ये रिकॉर्ड रखने की आदत आज भी हमारी दुनिया को और उन चीजों को कैसे आकार देती है जिन्हें हम सहेज कर रखने लायक समझते हैं। चलिए एक ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। आज हम रोमन साम्राज्य के स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये सिर्फ लड़ाइयों और सम्राटों की कहानी नहीं है। बिल्कुल। हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी मशीनरी चलती कैसे थी, वहां का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था की धड़कन क्या थी। और पता है, एक ऐसी बात है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। क्या? स्रोतों से पता चलता है कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं को संपत्ति के इतने अधिकार थे कि शादी के बाद भी वो अपने पिता की जायदाद की मालिक बनी रहती थीं। सच में? उस पर पति का कोई हक नहीं होता था? कोई हक नहीं। ये उस दौर के समाज की ऐसी परत है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम उस समय को कितना कम जानते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। अच्छा, तो फिर इस साम्राज्य के नक्शे और इसकी ताकत के केंद्र से शुरू करते हैं। तो इसका जो केंद्र था वो कोई शहर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका दिल था भूमध्य सागर, एक ऐसा साम्राज्य जिसका हृदय एक समुद्र था जो इन 3 महाद्वीपों को जोड़ता था। और इसकी सीमाएं भी, मतलब उत्तर में राइन और डन्यूब नदियां। हाँ, और दक्षिण में सहारा का रेगिस्तान और पूर्व में फरात नदी, जो इसके सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ एक तरह की सरहद बनाती थी। अच्छा, और इस विशाल ढांचे के अंदर ताकत के 3 बड़े खिलाड़ी थे, है ना? हाँ, सम्राट, सीनेट और सेना। और इनके बीच का रिश्ता हमेशा एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका रहता था। तो सबसे ऊपर तो सम्राट ही था। हाँ, लेकिन ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जब प्रिंसिपेट की स्थापना की तो उसने खुद को, मतलब राजा नहीं कहा, राजा या तानाशाह नहीं कहा, बिल्कुल। उसने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, प्रिंसेप्स, जिसका मतलब था प्रमुख नागरिक। हाँ, यानी वो राजा होके भी खुद को जनता में से एक बता रहा था, एक तरह की पॉलिटिकल मार्केटिंग। ये दिखाने के लिए कि मैं तुम में से ही एक हूँ। ठीक, यही बात, ये सोच का एक बहुत बड़ा फर्क था। वो अपनी असीमित शक्ति को लोकतंत्र के पर्दे के पीछे से चला रहा था। और दूसरा स्तंभ थी सीनेट, जो रोम के सबसे अमीर और कुलीन घरानों का, कह सकते हैं, एक क्लब था। और किसी भी सम्राट का मान सम्मान इस बात पर निर्भर करता था कि वो सीनेट के साथ कैसा बर्ताव करता है। अगर सम्राट ने सीनेट को नजरअंदाज किया तो इतिहास उसे एक बुरे शासक के तौर पे याद रखता था। बिल्कुल, चाहे वो जनता में कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो। और तीसरा और शायद सबसे असली ताकत वाला खिलाड़ी, सेना। हाँ, जिसके हाथ में असल चाबी थी। आखिर में सम्राट का भविष्य सेना ही तय करती थी। और ये एक प्रोफेशनल सेना थी, है ना? हाँ, ये एक पेशेवर, वेतन पाने वाली संस्था थी। ये ईरान की बलात् भर्ती वाली सेना से बिल्कुल अलग थी, जहां लोगों को जबरदस्ती सेना में धकेल दिया जाता था। अच्छा। रोमन सैनिक को बाकायदा तनख्वाह मिलती थी और उसे कम से कम 25 साल की नौकरी करनी होती थी। 25 साल? हाँ,
और चौथी शताब्दी तक इसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। ये इतनी बड़ी ताकत थी कि अगर सेना नाराज हो जाए तो वो किसी को भी गद्दी पर बिठा सकती थी और किसी को भी उतार सकती थी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये ताकत का ढांचा समझ में आता है। सम्राट, सीनेट और सेना के बीच एक तनाव भरा रिश्ता। हाँ, लेकिन रोजमर्रा का शासन कैसे चलता था? मतलब इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ रोम शहर से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। यहीं पर शहर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। रोमन साम्राज्य के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी ही शहरीकरण थी। जैसे कंपैनिया या मिस्र का सिकंदरिया। हाँ, कंपैनिया के शहर, सिकंदरिया, उत्तरी अफ्रीका का कार्थेज, ये सब प्रशासन के पावर हाउस थे। यहीं से पूरे साम्राज्य का सिस्टम चलता था और यहीं से कर वसूलने का एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक तरीका अपनाया गया। चालाक तरीका मतलब कैसे? देखिए, रोम ने हर गांव, हर खेत में अपने अधिकारी नहीं भेजे। अच्छा, तो फिर? उसने ये काम प्रांतों के स्थानीय अमीर और ताकतवर लोगों को सौंप दिया। यानी लोकल एलिट्स को। हाँ, बिल्कुल। यही लोग रोम के लिए टैक्स वसूलते थे और अपने इलाकों का प्रशासन भी चलाते थे। और इस सिस्टम से एक नया प्रांतीय संभ्रांत वर्ग पैदा हुआ। ये लोग इतने अमीर और ताकतवर हो गए कि आगे चलकर वे रोम की पारंपरिक सीनेट से भी ज्यादा असरदार हो गए। एक मिनट, लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब आप सत्ता और पैसा दोनों ही प्रांतों के हाथ में दे रहे हैं। ये तो रोम के लिए ही खतरा बन सकता था, है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। अच्छा। शुरू में तो ये सिस्टम बहुत कारगर था, लेकिन लंबे समय में इसी वजह से सत्ता का केंद्र रोम से खिसक कर इन अमीर प्रांतों की तरफ जाने लगा। और इस पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक विशाल नेटवर्क था। बंदरगाहों, खानों, ईंट भट्टों और जैतून के तेल की फैक्ट्रियों का। यहाँ तक कि वे मिलों को चलाने के लिए पानी की ताकत यानी वाटर पावर का भी इस्तेमाल करते थे, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। बिल्कुल। और इस पूरे कारोबार को चलाने के लिए एक कॉमन करेंसी भी रही होगी। हमारे स्रोतों में दिनारियस सिक्के का जिक्र है। हाँ, दिनारियस। तो क्या ये दिनारियस उस जमाने का डॉलर या यूरो जैसा था, एक स्टैंडर्ड करेंसी? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दिनारियस रोम का मुख्य चांदी का सिक्का था, जिसमें करीब 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। इसी की वजह से स्पेन का कोई व्यापारी मिस्र के किसी व्यापारी से आसानी से कारोबार कर सकता था। लेकिन हमें ये कैसे पता कि ये व्यापार कितना बड़ा और फैला हुआ था? इसका जवाब हमें कूड़े के ढेरों से मिलता है। क्या मतलब, कूड़े से? हाँ, एम्फोरा वो मिट्टी के कंटेनर थे जिनमें शराब और जैतून का तेल जैसी चीजें ढोई जाती थीं। अच्छा। रोम में मोंटे टेस्टासियो नाम की एक जगह है जो असल में एक छोटी सी पहाड़ी है और ये पहाड़ी 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे ही टूटे हुए मटकों के टुकड़ों से बनी है। 5 करोड़? ये तो उस जमाने का लैंडफिल साइट था। बिल्कुल। इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर इतिहासकार उस समय के ट्रेड रूट्स का पूरा नक्शा बना लेते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन इन मटकों पर कोई मेड इन स्पेन जैसा ठप्पा लगा होता था क्या? एक तरह से हाँ। उन कंटेनरों की बनावट, मिट्टी का प्रकार और उन पर लगे ठप्पे, इन सब से पता चल जाता है कि वे कहाँ बने थे। मतलब हम जिस चीज को आज कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही चीज इतिहासकारों के लिए एक खजाना है। सही बात है। इसमें स्पेन के जैतून के तेल का जिक्र भी है कि कैसे एक समय पर उसका बाजार पर कब्जा था। हाँ, 140 से 160 ईस्वी के दौरान स्पेन के जैतून के तेल का बाजार पर लगभग एकाधिकार था। इसे ड्रेसेल 20 नाम के खास कंटेनरों में लाया जाता था। ये भी दिखाता है कि साम्राज्य के अलग अलग प्रांत एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, ठीक आज के देशों की तरह। बिल्कुल। और बाद के सालों में उत्तरी अफ्रीका के प्रांतों ने जैतून तेल के उत्पादन में स्पेन को भी पछाड़ दिया। ये दिखाता है कि रोमन अर्थव्यवस्था कितनी गतिशील की। कमाल की बात है। लेकिन ये सब तो बड़े पैमाने की बातें हैं। इस विशाल मशीनरी के अंदर जो आम इंसान था, वो किसान, वो औरत, उसकी दुनिया कैसी थी? रोमन समाज में एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली का चलन था। अच्छा, जैसे आज के शहरी समाज में होता है कि बेटे शादी के बाद अलग रहते हैं। बिल्कुल वैसा ही। जवान बेटे शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते थे, बल्कि अपना अलग घर बसाते थे। और दासों को भी परिवार का ही हिस्सा माना जाता था, हालांकि उनकी कानूनी और सामाजिक हैसियत बिल्कुल अलग थी। और फिर से महिलाओं की स्थिति पर आते हैं। आपने शुरू में जिक्र किया था संपत्ति के अधिकार का,
तो क्या इसका मतलब ये है कि एक रोमन शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों की संपत्ति का एक जटिल गठबंधन थी? आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। शादी के बाद भी महिला कानूनी तौर पर अपने पिता के परिवार का हिस्सा रहती थी और उसकी संपत्ति पर उसका पूरा हक होता था। तो उसे एक तरह की आर्थिक सुरक्षा मिलती थी। हाँ, और तलाक की प्रक्रिया भी दोनों पक्षों के लिए आसान थी। लेकिन शादी की उम्र में काफी फर्क था, है ना? हाँ, पुरुष आमतौर पर 28 से 32 की उम्र में शादी करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16 से 23 साल के बीच हो जाती थी। अब साक्षरता पर आते हैं। क्या पढ़ना लिखना सिर्फ अमीरों का काम था? पोम्पेई से जो सबूत मिलते हैं वो तो कुछ और ही कहते हैं। बिल्कुल, कम से कम शहरों में काम चलाओ साक्षरता काफी आम थी। दीवारों पर लिखे विज्ञापन और ग्राफिटी। हाँ, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। लोग दीवारों पर चुनावी नारे लिखते थे, सामान बेचते थे और यहाँ तक कि एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते थे। वो मजाक तो मुझे याद है। किसी ने दीवार पर लिखा था, दीवार, मुझे ताज्जुब है कि तुम अब तक गिरी क्यों नहीं। जबकि तुम पर इतनी बोरिंग बातें लिखने वालों का बोझ है। हजारों साल पहले भी लोग कह सकते हैं कि ट्रोल कर रहे थे। हाँ, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। सही बात है। हालांकि इसमें एक क्षेत्रीय फर्क था। जैसे मिस्र में लिखना पढ़ना ज्यादातर पेशेवर मुंशियों तक ही सीमित था। लेकिन इस समाज का एक बहुत ही स्याह पहलू भी था जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो था दासश्रम। हाँ, रोमन अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर दासों पर निर्भर थी और उनके साथ बहुत क्रूरता होती थी। उन्हें जंजीरों में रखा जाता था या दागा जाता था। बिल्कुल, ताकि वे भाग न सकें। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर दास प्रथा इतनी आम थी तो फिर वेतन देकर मजदूरों से काम क्यों करवाया जाता था? ये एक आर्थिक फैसला था। एक दास को खरीदना, फिर साल भर उसे खिलाना, उसे रहने की जगह देना, ये सब बहुत महंगा पड़ता था। अच्छा। इसलिए कई जमींदार सिर्फ फसल कटाई जैसे मौसमी कामों के लिए दिहाड़ी मजदूर रखना ज्यादा सस्ता समझते थे। काम खत्म, पैसा दिया और मजदूर चला गया। तो वो लोग बड़े व्यवहारिक थे। बहुत ज्यादा। तो एक तरफ महिलाओं के लिए इतने आधुनिक कानून, शहरी जीवन, और दूसरी तरफ ये क्रूर दास प्रथा। वाकई एक विरोधाभासों से भरा समाज था। बिल्कुल। अब जाहिर है कोई भी साम्राज्य हमेशा इतना ताकतवर नहीं रह सकता। रोम के सामने भी बड़ी चुनौतियां थी और उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था ईरान का साम्राज्य। हाँ, रोम और ईरान की सल्तनत सदियों तक एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन रहे। दोनों में बुनियादी फर्क थे। रोम का साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से बहुत मिला जुला था। मतलब कई भाषाएं, कई संस्कृतियां एक साथ थीं। हाँ, वहीं दूसरी तरफ ईरान का ससानी वंश का साम्राज्य ज्यादा केंद्रीकृत और सांस्कृतिक रूप से एक जैसा था। और फिर तीसरी शताब्दी में एक ऐसा दौर आया जिसे तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं। हाँ, अराजकता का दौर। वो साम्राज्य के लिए एक बहुत ही भयानक दौर था। इसकी क्या वजह थी? इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें थीं। पहली तो थी पूर्वी सीमा पर ईरान का नया और ज्यादा आक्रामक रूप, ससानी वंश। बिल्कुल, 225 ईस्वी में ससानी वंश ने सत्ता संभाली और वो पार्थियोनों से कहीं ज्यादा आक्रामक थे। उनके एक शासक शापूर प्रथम ने तो दावा किया कि उसने एक जंग में 60,000 रोमन सैनिकों को मार डाला था। 60,000? ये तो उस जमाने के हिसाब से एक पूरी की पूरी सेना हो गई। हाँ, दूसरी वजह थी उत्तरी सीमाओं पर लगातार हो रहे हमले। राइन और डैन्यूब नदियों के पार से जर्मन कबीले जैसे एलमनाई, फ्रैंक और गॉथ। हाँ, ये सब लगातार साम्राज्य में घुसपैठ कर रहे थे। तो मतलब बाहर से भी मार पड़ रही थी और अंदर घर में भी आग लगी हुई थी, क्योंकि तीसरी वजह तो आंतरिक अस्थिरता थी। बिल्कुल, राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी। हालत ये थी कि सिर्फ 47 साल के अंदर 25 सम्राट बदल गए। 47 साल में 25 सम्राट? हाँ, एक के बाद एक सम्राट की या तो हत्या हो रही थी या सेना उसे गद्दी से हटा रही थी। साम्राज्य गृह युद्ध की आग में जल रहा था। तो इस पूरी उथल-पुथल के बाद इस साम्राज्य ने दुनिया को आखिर क्या दिया? इसकी विरासत क्या है? देखिए, इस संकट से गुजरने के बाद साम्राज्य ने खुद को फिर से खड़ा किया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना लिया, जो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल, और उन्होंने कुस्तुनतुनिया को साम्राज्य की नई राजधानी बनाया, जिससे सत्ता का केंद्र हमेशा के लिए पूरब की ओर खिसक गया। अगर हम विरासत की बात करें तो रोमन साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों का इतिहास नहीं है। ये शहरी ढांचे, बैंकिंग, कानून और एक विशाल राज्य को चलाने के सिस्टम का एक ऐसा टेम्पलेट था जिसका असर आने वाली सदियों तक रहा। एक ऐसी सभ्यता जो एक ही समय में क्रूर भी थी और आधुनिक भी। हाँ, बेहद क्रूर जैसे दास्ता
और हैरान करने वाली हद तक आधुनिक, जैसे उसके कानून। वाकई एक बहुत ही जटिल विरासत है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हमें कानून और शहरी योजना के मॉडल दिए, लेकिन जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था दास प्रथा जैसी अमानवीय व्यवस्था पर खड़ी थी। और यहाँ श्रोताओं को सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन स्रोतों से हमने देखा कि कैसे टैक्स वसूलने वाले एक नए प्रांतीय अमीर वर्ग ने धीरे धीरे ताकत में रोम की पारंपरिक सीनेट को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या आज भी आर्थिक या तकनीकी ताकत से सत्ता के ऐसे ही नए केंद्र नहीं बन रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां या ग्लोबल फाइनेंस? बिल्कुल, जो हमारे पारंपरिक राजनीतिक और सामाजिक ढांचों को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। इतिहास शायद खुद को दोहराता नहीं, पर उसकी गूंज जरूर सुनाई देती है। हाँ, उसकी गूंज जरूर सुनाई देती है। आज हम जिन ऐतिहासिक स्रोतों की गहराई में जाने वाले हैं, उनकी कहानी सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो इतिहास के पन्नों से सीधे बाहर छलांग लगाता है। हम बात कर रहे हैं यायावर साम्राज्य की। यानी मंगोलों की? हाँ, मंगोलों की। 13वीं शताब्दी की उस दुनिया की जहां मध्य एशिया के बंजर और बेहद कठोर स्टेपी मैदानों से निकलकर चंगेज खान के नेतृत्व में इन मंगोलों ने इतिहास का सबसे बड़ा महाद्वीपीय साम्राज्य खड़ा कर दिया। और ये कोई सामान्य साम्राज्य नहीं था। आज हमारे सामने जो नोट्स हैं, नक्शे हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वे एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास पेश करते हैं। एकदम सही, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यायावर या खानाबदोश जीवन का मतलब ही है लगातार घूमना, जिसे सदियों से शहरी सभ्यताओं ने आदिम माना है, बर्बर माना है। और वहीं दूसरी तरफ साम्राज्य का मतलब होता है स्थायित्व, किले, महल और एक टिकाऊ प्रशासन। तो चलिए आज के इस गहन अध्ययन में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे इन घुमक्कड़ और अस्थिर माने जाने वाले लोगों ने एक इतनी स्थायी और जटिल प्रशासनिक मशीनरी वाला साम्राज्य बना लिया। ये तो पूरी तरह से असंभव लगता है। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंगोलों ने इस पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे दी। कैसे? हमारे स्रोतों से साफ पता चलता है कि उन्होंने बिखरे हुए आपस में लड़ने वाले परिवार समूहों को एक ऐसी विशाल और अनुशासित सैन्य मशीन में बदल दिया जिसने अपनी गतिशीलता को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे पास जो भौगोलिक नक्शे हैं वे हमें आधुनिक मंगोलिया के उस भूभाग में ले जाते हैं जहाँ जीवन की कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। बिल्कुल। इसके पश्चिम में विशाल अल्ताई पहाड़ खड़े हैं, दक्षिण में खूंखार गोबी का मरुस्थल है और उत्तर की तरफ ओनोन और सिलिंगा नदियां बहती हैं, जहां तापमान इतना गिर जाता है कि इंसान की हड्डियां तक कांप जाएं। हाँ, और फिर बेहद शुष्क गर्मियां। ऐसे कठोर माहौल में कृषि करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक ऐसा परिदृश्य है जो किसी को भी आसानी से तोड़ सकता है। तो फिर बिना खेती के वे जीवित कैसे रहते थे? मेरा मतलब है, एक पूरी आबादी सिर्फ शिकार पर तो निर्भर नहीं रह सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। संसाधनों की इसी भयंकर कमी ने उन्हें पूरी तरह से पशुपालक बना दिया। वे घोड़े, भेड़ और ऊंट पालते थे और साथ ही शिकारी संग्राहक का जीवन भी जीते थे। हाँ। लेकिन चरागाहों की तलाश में उन्हें मौसम के हिसाब से लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता था। और मुझे लगता है कि इस घुमक्कड़ जीवन और प्रकृति की मार ने ही उनके चरित्र का निर्माण किया। सही कहा। यानी उनका पूरा जीवन एक तरह से घोड़े की पीठ पर ही बीतता था। हाँ, बचपन से ही घोड़े की सवारी करना और भागते घोड़े से अचूक तीरंदाजी करना, वो उनके लिए कोई खेल या शौक नहीं था। नहीं, बल्कि जीवित रहने की बुनियादी शर्त थी। इस कठोर परिवेश ने हर एक मंगोल को जन्म से ही एक योद्धा बना दिया था। उन्हें मौसम की मार सहनी आती थी और कम से कम संसाधनों में भी हर संघर्ष के लिए तैयार रहना आता था। और शायद यही वो कच्चा माल था जिसे चंगेज खान ने इतिहास की सबसे खूंखार और अजेय सेना में बदल दिया। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है। क्या? ये लोग तो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे ना? जी। जो हमेशा आपस में ही लड़ते रहते थे। चंगेज खान ने इन्हें एक साथ कैसे जोड़ा? यहीं पर चंगेज खान का असली मास्टर स्ट्रोक नजर आता है। उन्होंने पुरानी कबीलाई व्यवस्था की जड़ें ही काट दी। वो कैसे? पहले लोग अपने खून के रिश्तों और कबीले के प्रति वफादार होते थे,
लेकिन चंगेज खान ने इस पुरानी पहचान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल सिस्टम मतलब 10 के गुणक वाला? हाँ, सेना में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ? ये बहुत ही जटिल और प्रभावी व्यवस्था थी। उन्होंने अपनी पूरी सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाइयों में बांट दिया। इस सबसे बड़ी 10,000 की इकाई को तुमन कहा जाता था। अब उन्होंने क्या किया कि एक ही टुकड़ी में अलग अलग कबीलों के लोगों को मिला दिया। अच्छा। मान लीजिए जो 10 लोग कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, अब वे एक ही तंबू में रह रहे हैं और एक साथ लड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही कमाल की रणनीति है। इसका मतलब है कि अब उनकी वफादारी अपने पुराने कबीले के सरदार के प्रति नहीं, बल्कि सीधे अपने खान यानी चंगेज खान के प्रति हो गई। टुकड़ियों के जो कप्तान होते थे, जिन्हें नौयान कहा जाता था, उनका चुनाव जन्म या किसी ऊंचे खानदान के आधार पर नहीं होता था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये पूरी तरह से योग्यता पर आधारित था, विशुद्ध रूप से योग्यता और वफादारी। एक साधारण चरवाहा भी अपनी बहादुरी और रणनीति से नौयान बन सकता था। इसके अलावा युद्ध के मैदान में उनकी तकनीक बेजोड़ थी। शिकार के अपने जीवन भर के अनुभवों ने उन्हें इतना निपुण कर दिया था कि वो युद्ध के मैदान में चलते फिरते किले बन गए थे। और वे मौसम का भी बड़ा अनोखा इस्तेमाल करते थे। हाँ, पारंपरिक सेनाएं तो सर्दियों में युद्ध रोक देती हैं या उनकी गति धीमी हो जाती है। लेकिन मंगोलों के लिए सर्दियां एक वरदान थी। पर्यावरण के प्रति उनका अनुकूलन कमाल का था। उन्होंने जमी हुई नदियों को राजमार्ग की तरह इस्तेमाल किया। जहां भारी भरकम सेनाएं बर्फ में फंस जाती थीं, वहां मंगोल जमी हुई नदियों पर सरपट घोड़े दौड़ाते हुए दुश्मन के इलाकों में बहुत तेजी से अंदर तक घुस जाते थे। और वे सिर्फ घुड़सवारी और तीर कमान तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने दूसरों से भी बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल, वे लगातार नई तकनीक अपना रहे थे। चीनियों से उन्होंने नेफ्था बमबारी और बड़े बड़े शहरों की दीवारें तोड़ने वाले घेराबंदी यंत्र यानी सीज इंजन्स बनाना सीख लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी हल्की और तेज गति वाली सेना ने भारी भरकम, धीमी और पारंपरिक यूरोपीय और चीनी सेनाओं को पूरी तरह से पछाड़ दिया। एकदम सही। लेकिन इस सैन्य प्रतिभा का जो परिणाम हुआ, वो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों का सबसे खौफनाक अध्याय है। हाँ, वो दौर जिसे ईश्वर का प्रकोप कहा गया। हम विश्व विजय की बात कर रहे हैं। 1209 से 1215 के बीच चीन पर उनके अभियानों ने महान दीवार को भी पार कर लिया और पेकिंग में भयंकर लूटपाट मचाई। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली कहानी 1219 से 1221 के ख्वारिज्म ख्वारिज्म के अभियान की है। ख्वारिज्म का अभियान दरअसल एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल और अहंकार का नतीजा था। वो कैसे? चंगेज खान ने शुरुआत में ख्वारिज्म के शासक के पास व्यापार और कूटनीति के लिए अपने दूत भेजे थे, लेकिन उस शासक ने मंगोल दूतों की हत्या करवा दी। और मंगोलों की नजर में एक दूत की हत्या करना सबसे बड़ा अपराध था। उस एक भून ने पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य की किस्मत तय कर दी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक भयानक प्रतिशोध था। मंगोलों ने बुखारा, समरकंद और बल्ख जैसे तत्कालीन दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दस्तावेज बताते हैं कि बुखारा में चंगेज खान ने खुद खड़े होकर ये चेतावनी दी थी कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक पूर्ण विनाश था। ये विनाश का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। ये केवल सेनाओं की हार नहीं थी, बल्कि नगरों और सदियों पुरानी कृषि व्यवस्थाओं का ध्वंस था, विशेष रूप से खुरासान क्षेत्र में। हाँ, जहां भूमिगत नहरों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क था जिसे कनात कहा जाता था। मंगोलों ने उन कनातों को नष्ट कर दिया और पानी के बिना वो पूरी हरी भरी सभ्यता रेगिस्तान में बदल गई। बिल्कुल। और मौतों के जो आंकड़े स्रोतों में दर्ज हैं, वे तो सचमुच विचलित करने वाले हैं। निशापुर में 1220 ईस्वी में 17,47,000 लोगों के मारे जाने का जिक्र है। हेरात में 16 लाख और बाद में 1258 में बगदाद में 8 लाख लोगों की मौत। ये आंकड़े आज के किसी महानगर की पूरी आबादी के बराबर हैं। ये आंकड़े वाकई डरावने हैं, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें यहाँ स्रोतों के मामले में थोड़ा निष्पक्ष होकर सोचना होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये जो ऐतिहासिक दस्तावेज हम पढ़ रहे हैं, ये किन्होंने लिखे हैं? अक्सर ये उन शहरवासियों और विद्वानों द्वारा लिखे गए थे जो खुद मंगोलों के हमले के शिकार हुए थे। यानी जो हार गए थे उन्होंने ही ये इतिहास लिखा। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत संभव है कि मंगोलों को बर्बर और राक्षस सिद्ध करने के लिए या फिर एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करने के लिए
इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में मौत के इन आंकड़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। ये बात भी सोचने लायक है। ये इतिहास का वो दृष्टिकोण है जो पराजितों द्वारा दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद विध्वंस और तबाही की व्यापकता से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, तबाही तो असली थी, लेकिन यहाँ आकर मेरा दिमाग थोड़ा चकराता है। कैसे? एक तरफ हम कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी सभ्यताओं को रेगिस्तान में बदल दिया, और दूसरी तरफ हमारे नोट्स इशारा कर रहे हैं कि इसी विनाश के बवंडर के तुरंत बाद पैक्स मोनोलिका यानी मंगोल शांति का दौर शुरू हुआ। यही तो ये कैसे मुमकिन है कि विनाश करने वाले ही अचानक रक्षक बन गए? यही तो मंगोल साम्राज्य का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब उन्होंने इतने विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया तो उस पूरे इलाके में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग व्यापार के लिए अपने चरम पर पहुंच गया। वो मार्ग इतना सुरक्षित हो गया था कि वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो जैसे यात्री बिना किसी डर के यूरोप से चीन तक की लंबी यात्रा कर सके। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए कोई खास सिस्टम बनाया था? क्योंकि घोड़ों पर बैठकर लूटना एक बात है, लेकिन इतने बड़े इलाके पर शांति से राज करना बिल्कुल अलग बात है। यहीं पर उनकी प्रशासनिक जीनियस सामने आती है। उन्होंने मध्यकालीन दुनिया का सबसे तेज और व्यवस्थित संचार नेटवर्क तैयार किया, जिसे याम व्यवस्था कहा जाता है। याम व्यवस्था, ये कैसे काम करती थी? इसे आप उस जमाने का हाई स्पीड इंटरनेट या सुपर हाईवे मान सकते हैं। पूरे साम्राज्य में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हरकारा चौकियां बनाई गई थी। इन चौकियों पर हमेशा ताजे घोड़े और रसद तैयार रहती थी। तो संदेशवाहक एक चौकी से दूसरी चौकी। हाँ, एक तेज संदेशवाहक अपनी पूरी गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ एक चौकी पर पहुंचता, थके हुए घोड़े को छोड़कर तुरंत ताजा घोड़ा लेता और अगली चौकी के लिए निकल जाता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि महान खान जो काराकोरम में बैठे थे, उन्हें साम्राज्य के हर कोने की खबर सबसे तेज गति से मिल सके। कमाल है। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क को मुफ्त में तो चलाया नहीं जा सकता। इसके लिए पैसा या संसाधन कहाँ से आते थे? व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उनका एक बेहद स्पष्ट टैक्स सिस्टम था। यायावर लोग इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुपकुर नाम का एक टैक्स देते थे। कुपकुर? हाँ, इसमें वे अपने पशुओं के झुंड का 10वां हिस्सा साम्राज्य को सौंपते थे। और मैंने स्रोतों में पैजा नाम की किसी चीज का भी जिक्र पढ़ा है। ये क्या था? पैजा एक प्रकार का राजकीय पास या पासपोर्ट था। आप इसे एक वीआईपी ट्रैवल पास कह सकते हैं, जो सुरक्षित यात्रा के लिए जारी किया जाता था। जिसके पास ये पैजा होता था, उसे पूरे साम्राज्य में कहीं भी सुरक्षित मार्ग और सम्मान मिलता था। और व्यापारियों का क्या? क्या उन्हें भी इस सुरक्षा के लिए कुछ देना पड़ता था? हाँ, व्यापारियों को इस सुरक्षित माहौल और रास्तों की सुरक्षा के बदले में बाज नाम का कर चुकाना पड़ता था। ये तो बहुत ही सुलझा हुआ सिस्टम लगता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात और हैरान कर रही है। मंगोल तो स्टेपी के खानाबदोश थे। उन्हें चीन या ईरान जैसे जटिल और पुराने समाजों का प्रशासन चलाना कैसे आ गया? उन्होंने इसमें भी बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने खुद हर जगह प्रशासन चलाने की जिद नहीं की। अच्छा। जब उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को जीता तो स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए उन विजित राज्यों के नागरिक प्रशासकों को ही भर्ती किया। उदाहरण के लिए उन्होंने ईरान का प्रशासन चलाने के लिए चीनी सचिवों को वहां भेजा और चीन का प्रशासन संभालने के लिए ईरानी वजीरों की नियुक्ति की। ये तो संस्कृतियों का एक अद्भुत मिश्रण हो गया। बिल्कुल। और जहां तक धर्म की बात है, मंगोल खुद शमन धर्म को मानते थे, जो प्रकृति की पूजा पर आधारित था। लेकिन उनकी धार्मिक नीति पूरी तरह से सहिष्णु थी। उन्होंने कभी किसी पर अपना धर्म नहीं थोपा। नहीं। उनके दरबार में आपको बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और ताओ धर्म के विद्वान एक साथ काम करते हुए मिल जाते। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ वो इतने क्रूर थे कि शहरों को जमींदोज कर दिया, और दूसरी तरफ इतने सहिष्णु कि हर धर्म के लोगों को दरबार में जगह दी। यही तो मंगोलों का जटिल स्वरूप है। इन अलग अलग कबीलों, इतने बड़े भूभाग और इतनी विविध आबादी को आखिर किस चीज ने एक साथ बांध कर रखा था? इसका जवाब हमें उनकी विचारधारा और एक विशेष कानून में मिलता है, जिसे यासा कहा जाता था। यासा 1206 में जब सभी मंगोल कबीलों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसे कुरिलताई कहते हैं, तब चंगेज खान ने इस विधि संहिता को लागू किया था। इस यासा में क्या लिखा था? शुरुआत में तो इस यासा में बस शिकार करने के तरीके और सेना के प्रशासनिक नियम ही लिखे गए थे। लेकिन समय के साथ ये एक पवित्र संहिता में बदल गई।
इस यासा ने ही मंगोलों को बाकी दुनिया से अलग एक खास पहचान दी। इसी ने उन विजित लोगों, चाहे वो मुस्लिम हो या चीनी, उनसे मंगोलों को अलग खड़ा किया। तो इसने उन बिखरे हुए कबीलों को एक विचारधारा के धागे में पिरो दिया कि वे सभी महान खान के एक ही कानून के अधीन हैं। एकदम सही। और मुझे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प विकास भी नजर आ रहा है। 13वीं सदी के अंत तक आते आते ऐसा लगता है कि मंगोल शासकों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। हाँ, वे लुटेरों की अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर रक्षक और प्रशासक बनने लगे थे। ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, लेकिन टिके रहने के लिए जरूरी भी था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें गजान खान के एक भाषण में मिलता है, जिन्होंने 1295 से 1304 तक शासन किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपने सैन्य कमांडरों को संबोधित करते हुए बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, यदि तुम किसानों के बैल और अनाज छीन लोगे तो तुम भविष्य में क्या करोगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। वाह, मतलब उन्हें समझ आ गया था कि अर्थव्यवस्था को तबाह करके राज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये बयान ये दर्शाता है कि मंगोलों को ये एहसास हो गया था कि सिर्फ लूटपाट के दम पर एक साम्राज्य लंबे समय तक नहीं चल सकता। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किसानों और व्यापारियों का संरक्षण करना जरूरी है। ये उनकी यायावर मानसिकता से साम्राज्यवादी मानसिकता में बदलाव का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी यात्रा सच में अविश्वसनीय है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें तो हम चंगेज खान और मंगोल साम्राज्य की एक दोहरी विरासत को साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ विश्व इतिहास के पन्नों में और विशेष रूप से उन सभ्यताओं की नजरों में जिन्हें उन्होंने तबाह किया, वे क्रूर विजेता और नगरों के विनाशक हैं। लेकिन दूसरी तरफ मंगोलिया के लिए चंगेज खान आज भी एक राष्ट्रनायक है। सही बात है। वो व्यक्ति जिसने सदियों पुरानी कबीलाई लड़ाइयों को खत्म किया और एक बंटे हुए समाज को विश्व पटल पर एक अजेय शक्ति के रूप में स्थापित किया। और हमारे सुनने वालों के लिए इस इतिहास की प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। कैसे? हम अक्सर भूल जाते हैं कि मंगोलों ने अनजाने में ही सही महाद्वीपों को सच में एक साथ जोड़ दिया था। उन्होंने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार, ज्ञान और विचारों के निर्बाध आदान प्रदान की नींव रखी। अगर हम आज की इस तेजी से बदलती दुनिया को देखें, जहां नई तकनीकों को अपनाना और अलग अलग संस्कृतियों का प्रबंधन करना किसी भी वैश्विक संस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तो मंगोलों का ये लचीलापन एक केस स्टडी की तरह काम करता है। बिल्कुल। उन्होंने कैसे अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया, ये आज के वैश्वीकरण का एक प्रारंभिक रूप ही तो था। एकदम सही। और जाते जाते हमारे आज के स्रोतों में छिपी जानकारी के आधार पर यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर हमारे सुनने वाले खुद भी गहराई से सोच सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से खानाबदोश था, जिसके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे और जिसके पास शहरों जैसी कोई स्थिरता नहीं थी। उसी समाज ने दुनिया का सबसे तेज और व्यवस्थित संचार नेटवर्क याम तैयार किया। उसी समाज ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए पैजा जैसा ग्लोबल पास बनाया। क्या ये संभव है कि जिस आधुनिक वैश्वीकरण की हम आज बात करते हैं, उसकी असली और सबसे मजबूत नींव किसी योजनाबद्ध शहर के आरामदायक महलों में नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए संघर्ष करते मध्य एशिया के उन कठोर, बंजर और सर्द मैदानों में ही रखी गई थी? ये बहुत ही गहरा सवाल है जो हमारी सभ्यता और स्थायित्व की समझ को पूरी तरह से चुनौती देता है। स्रोतों के इस गहन विश्लेषण में आज बस इतना ही। इतिहास के इन पन्नों ने हमें सिखाया है कि अक्सर सबसे बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी क्रांतियां वहीं से आती हैं जहां से हमें उनकी सबसे आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया की तस्वीर से करेंगे। एक ऐसी दुनिया जो मतलब पूरी तरह से भूमि, तलवार और प्रार्थना के इर्द गिर्द घूमती थी। और अगर 9वीं से 16वीं सदी के पश्चिमी यूरोप के पन्नों को पलटा जाए तो एक बेहद कड़ा और कठोर सामाजिक ढांचा दिखाई देता है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में हम रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर सामंतवाद या जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, उसके उदय पर बात करेंगे और साथ ही समाज के जो 3 कठोर वर्ग थे, पादरी, अभिजात वर्ग और कृषक, उनकी जड़ों तक भी जाएंगे। जी, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखों को दोहराना नहीं है। असल में हमें यह समझना है कि आखिर मजबूरी और डर में बनी कोई व्यवस्था सदियों तक कैसे टिक सकती है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कैसे प्रकृति में आए एक छोटे से बदलाव
और बेहद साधारण लगने वाली कृषि तकनीकों ने मिलकर इतने विशाल सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए ढहा दिया। श्रोताओं को ये जरूर महसूस होगा कि ये सिर्फ बीते कल की बात नहीं है, बल्कि समाज के काम करने के तरीके को समझने की एक यात्रा है। तो सबसे पहले इस कहानी के उस हिस्से को खंगालते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। हाँ, मतलब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई कैसे। इतिहास के इस दौर में रोमन साम्राज्य पूरी तरह बिखर चुका था। पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य, जिसे पॉलिटिकल वैक्यूम कहते हैं। हाँ, पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया था। कोई भी केंद्रीय सत्ता या मजबूत सरकार नहीं बची थी जो कानून और व्यवस्था को लागू कर सके। इस स्थिति को अगर आज के संदर्भ में समझना हो तो ये ऐसा था जैसे किसी बड़े शहर से अचानक पुलिस, अदालतें और पूरी सरकार गायब हो जाए। ऐसे में क्या होगा? स्थानीय ताकतवर गुट कब्जा कर लेंगे। एकदम सही। ठीक ऐसा ही उस समय हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जर्मन मूल के कई समूहों ने अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। फ्रैंक्स नाम के एक ऐसे ही समूह ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। मतलब हर तरफ सिर्फ अराजकता थी, लूटपाट मची थी और युद्ध तो जैसे रोजमर्रा की बात हो गई थी। हाँ, और ऐसी भयानक स्थिति में एक आम इंसान के लिए अपनी जान और थोड़ी बहुत जो भी जमीन उसके पास थी उसे बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई। और शायद इसी डर ने उस व्यवस्था को जन्म दिया जिसे आज हम सामंतवाद कहते हैं। कमजोर लोगों ने ताकतवर योद्धाओं की शरण ली होगी। यही वो मूल बिंदु है जहां से सामंतवाद की नींव पड़ी। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसे समाज ने खुशी खुशी चुना हो। ये बस जान बचाने और सुरक्षा पाने का एक सौदा था। एक तरह की मजबूरी। बिल्कुल। लोगों ने ताकतवर लॉर्ड से कहा कि रक्षा के बदले हम आपकी जमीन पर काम करेंगे और आपके अधीन रहेंगे। फ्रांस के राजा शर्लमेन, जिनका काल 742 से 814 ईस्वी तक रहा, उनके समय में यह ढांचा काफी मजबूत होने लगा था। और अगर मैं सही हूं तो फ्यूडलिज्म शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से निकला है, जिसका मतलब ही होता है भूमि का एक टुकड़ा। जी। उस दौर में जमीन ही असली सत्ता थी। जमीन जिसके पास है, ताकत उसी के पास है। यानी सुरक्षा के बदले अपनी आजादी का सीधा सौदा। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे महज डर एक पूरे सामाजिक ढांचे की नींव रख सकता है। खैर, अब अगर उस समाज की बनावट को थोड़ी गहराई से देखा जाए तो मध्यकालीन विचारकों की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति सामने आती है। हाँ, वो पंक्ति जो उस समय के समाज का पूरा संविधान ही थी। कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। ये पंक्ति समाज के 3 वर्गों की एकदम सटीक व्याख्या करती है। ये पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहने वाली व्यवस्था थी। इस पिरामिड में सबसे ऊपर था प्रथम वर्ग, यानी ईसाई पादरी या क्लर्जी। और पूरे पश्चिमी चर्च का नेतृत्व रोम में बैठे पोप के हाथों में था। यह संस्था इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो किसी राजा के आदेशों की मोहताज नहीं थी। राजाओं को भी चर्च के सामने झुकना पड़ता था। और इस ताकत के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार भी था। चर्च के पास राजाओं और सामंतों द्वारा दान में दी गई अथाह भूसंपत्ति थी। इसके अलावा एक और चीज थी जिसने चर्च को अपार संपत्ति दी, किसानों से वसूला जाने वाला एक सीधा कर, जिसे टीथ कहा जाता था। बिल्कुल, टीथ। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो कोई किसान साल भर खून पसीना एक करके अगर 10 बोरी गेहूं उगाता है तो उसमें से एक पूरी बोरी सीधा चर्च के गोदाम में चली जाएगी। और ये कोई अपनी मर्जी से दिया गया दान नहीं था, बल्कि एक अनिवार्य कर था। जी। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। चर्च सिर्फ आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं था, बल्कि उसने तत्कालीन सामंती संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया था। ये बहुत रोचक बात है। अगर उस समय चर्च के रीति रिवाजों पर नजर डाली जाए तो प्रार्थना करते समय घुटने टेकना और हाथ जोड़कर सिर झुकाना, ये वही मुद्राएं थीं जो एक दास या वैसल अपने सामंती लॉर्ड के सामने वफादारी की शपथ लेते समय बनाता था। फर्क करना मुश्किल हो गया था। ईश्वर को भी एक परम लॉर्ड की तरह देखा जाने लगा। इसी प्रथम वर्ग के भीतर एक और जीवन शैली भी समानांतर रूप से चल रही थी, जिसे मठवाद या मोनास्टिसिज्म कहा जाता था। हाँ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का जीवन। कुछ श्रद्धालु आम दुनिया की भीड़-भाड़ और सत्ता के खेल से दूर एकांत में रहना चुनते थे। 529 ईस्वी में इटली में बना सेंट बेनेडिक्ट मठ और 910 ईस्वी में बरगंडी में बना क्लूनी मठ इसके सबसे प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। इन मठों का जीवन बहुत ही अनुशासन और कठोरता से भरा होता था। ये भिक्षु विवाह नहीं कर सकते थे। उनका पूरा जीवन केवल प्रार्थना,
धार्मिक अध्ययन और सबसे जरूरी बात शारीरिक श्रम में बीतता था। संत बेनेडिक्ट का वो मशहूर नियम भी तो था कि आलस्य आत्मा का शत्रु है। जी, और इसी सोच के तहत भिक्षुओं के लिए खेतों में काम करना या हस्तकला करना अनिवार्य था। इन मठों ने उस अंधकारमय युग में कला, संगीत और चिकित्सा को जिंदा रखने का बहुत बड़ा काम किया। बाद में तो 13वीं सदी के आसपास फ्रायर नाम के समूह भी आए। हाँ, फ्रायर्स ने मठों की चारदीवारी से बाहर निकलकर गांव-गांव घूमकर उपदेश देने का रास्ता चुना। वो एक जगह नहीं रुकते थे। तो ये तो बात हुई उन लोगों की जो प्रार्थना करते थे। अब आते हैं उस वर्ग पर जो लड़ता था, यानी दूसरा वर्ग, अभिजात वर्ग या नोबिलिटी। इस पूरे वर्ग की ताकत वैसलेज नाम की एक प्रथा पर टिकी हुई थी। वैसलेज को हम आज के दौर के कॉन्ट्रैक्ट की तरह देख सकते हैं। हालांकि इसमें कोई कागजी हस्ताक्षर नहीं होते थे, बल्कि एक भव्य समारोह में शपथ ली जाती थी, जहां बड़े अभिजात वर्ग के लोग राजा को अपना स्वामी या सीनियर मानते थे। बिल्कुल। राजा वचन देता था कि वो उन अभिजातों की रक्षा करेगा और बदले में वे अभिजात अपना जीवन और वफादारी राजा को सौंपने की कसम खाते थे। ये एक चेन की तरह था जो ऊपर से नीचे तक जाती थी। वो जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। वे अपनी विशाल संपदा के पूर्ण मालिक थे। वे अपनी खुद की निजी सेना खड़ी कर सकते थे, जिसे फ्यूडल लेवीज कहा जाता था। इतना ही नहीं, उनके पास अपनी जमीनों पर न्याय करने के लिए अपने खुद के न्यायालय थे। वे अपने सिक्के तक ढाल सकते थे। एक तरह से देखा जाए तो हर लॉर्ड अपनी जागीर का एक स्वतंत्र राजा ही था। यही वजह है कि उस समय कोई एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन पाया। सत्ता पूरी तरह से छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी। हर लॉर्ड की अपनी एक दुनिया होती थी, जिसका केंद्र होता था उसका विशाल आवास, जिसे मैनर भवन या मैनर एस्टेट कहा जाता था। और ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक पूरी बस्ती होती थी। एक बड़ी जागीर में दर्जन भर से लेकर 60 या उससे भी ज्यादा परिवार एक साथ रहते थे। और इन मैनरों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये लगभग आत्मनिर्भर होते थे। एक इंसान को अपना जीवन बिताने के लिए जो भी चाहिए वो उसी जागीर के अंदर बन जाता था। अनाज खेतों में उगता था, बढ़ई और लोहार रोजमर्रा के औजार बनाते थे। महिलाओं द्वारा कपड़े बुने जाते थे। उसी परिसर में एक चर्च भी होता था, सुरक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग होता था और जानवरों के लिए बड़े बड़े चरागाह होते थे। हालांकि ये आत्मनिर्भरता 100% नहीं थी। कुछ ऐसी चीजें थीं जो उस जागीर के अंदर पैदा नहीं की जा सकती थी, जैसे नमक, जो उस समय भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी था। हाँ, वो बाहर से मंगवाना पड़ता था। इसके अलावा चक्की के भारी पाट और अच्छी गुणवत्ता वाले धातु के बर्तन भी बाहरी दुनिया से ही आते थे। तो व्यापार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बस बहुत सीमित हो गया था। सही कहा। अब इसी दूसरे वर्ग में एक और उपवर्ग का उदय हुआ, जिसने मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। वे थे नाइट्स। शूरवीर नाइट्स। हाँ, लेकिन आखिर खेती करने वाले किसानों की जगह इन खास योद्धाओं की जरूरत क्यों पड़ी? नाइट्स का उदय वास्तव में उस समय की सैन्य जरूरत की उपज था। 9वीं सदी के आसपास यूरोप में स्थानीय लॉर्ड्स के बीच आपसी युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पहले किसानों को ही जरूरत पड़ने पर पैदल सैनिक बना दिया जाता था। लेकिन वो तो शौकिया लड़ाके थे, पेशेवर नहीं। बिल्कुल। उन युद्धों को जीतने के लिए एक तेज और पेशेवर घुड़सवार सेना की आवश्यकता थी। यहीं से नाइट्स की शुरुआत हुई। और इन नाइट्स का अपने लॉर्ड के साथ एक सीधा लेन देन होता था। लॉर्ड इन पेशेवर योद्धाओं को जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा देता था, जिसे फीफ कहा जाता था। ये फीफ कोई छोटा खेत नहीं होता था। ये 1000 से 2000 एकड़ की एक विशाल जागीर होती थी, जिसे नाइट अपने बच्चों को भी विरासत में दे सकता था। और उस जागीर के बदले में नाइट को केवल एक मुख्य काम करना होता था, युद्ध के मैदान में अपने लॉर्ड की तरफ से लड़ना। इसी रिश्ते से शूरवीरता और वफादारी की वो प्रसिद्ध संस्कृति पैदा हुई जिसे चिवलरी कहते हैं। जी, नाइट से उम्मीद की जाती थी कि वे निडर होंगे, महिलाओं की रक्षा करेंगे और अपने स्वामी के प्रति जान से भी ज्यादा वफादार रहेंगे। प्रार्थना करने वालों और लड़ने वालों की चर्चा के बाद अब रुख करते हैं उस सबसे बड़े तीसरे वर्ग की तरफ। ये वह वर्ग था जो खेतों में पसीना बहाता था और जिसके कंधों पर ऊपर के दोनों वर्गों का पूरा बोझ टिका था, यानी कृषक वर्ग। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी सामंती व्यवस्था की नींव इन्हीं किसानों की कमरतोड़ मेहनत पर टिकी थी। उस समय कृषक मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बटे हुए थे। एक थे स्वतंत्र कृषक
और दूसरे थे कृषिदास, जिन्हें सर्फ कहा जाता था। स्वतंत्र कृषकों की हालत थोड़ी बेहतर थी क्योंकि वे लॉर्ड की जमीन किराए पर लेकर खेती करते थे। लेकिन उनके लिए भी एक शर्त थी कि उन्हें साल में कम से कम 40 दिन लॉर्ड की सेना में एक पैदल सैनिक के रूप में मुफ्त सेवा देनी पड़ती थी। लेकिन जब बात सर्फ यानी कृषिदासों की आती है तो उनकी स्थिति रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वे वैधानिक रूप से उस जमीन के टुकड़े से बंधे हुए थे जिस पर वे पैदा हुए थे। वो अपनी मर्जी से वह जागीर छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते थे। बिल्कुल नहीं। उनके पास कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। हद तो ये थी कि अगर किसी सर्फ को शादी भी करनी है तो उसे पहले अपने लॉर्ड से अनुमति लेनी होती थी, और उसके लिए भी एक भारी शुल्क चुकाना पड़ता था। उनका आर्थिक शोषण तो अकल्पनीय था। श्रम अधिशेष या लेबर रेंट नाम की एक व्यवस्था थी। इसके तहत एक सर्फ को हफ्ते में 3 या उससे ज्यादा दिन अपने लॉर्ड के निजी खेतों में बिना किसी मजदूरी के काम करना पड़ता था। और उस खेत से जो भी पैदावार होती थी वो सीधे लॉर्ड के खजाने में जाती थी। इसके अलावा बेगार भी ली जाती थी। जैसे लॉर्ड का महल बनवाना हो, सड़कें ठीक करनी हो या जंगलों से लकड़ियां काटनी हो, ये सब सर्व को मुफ्त में करना पड़ता था। और जो सीधा कर राजा लगाता था, जिसे टैनी कहा जाता था, वो भी केवल इसी तीसरे वर्ग से वसूला जाता था। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से पूरी तरह मुक्त थे। एक और नियम जो सर्फ की बेबसी को दिखाता है वो था लॉर्ड का एक अधिकार। एक सर्फ अपना अनाज केवल लॉर्ड के चक्की में पीस सकता था, अपनी ब्रेड केवल लॉर्ड के तंदूर में सेक सकता था और शराब केवल लॉर्ड के कोल्हू में बना सकता था। और हर बार इसके लिए उसे अपनी उपज का एक हिस्सा लॉर्ड को देना पड़ता था। इस पूरी व्यवस्था को देखकर एक सवाल उठता है कि क्या ये सामंतवाद सिर्फ एक ढीला-ढाला सामाजिक समझौता था या फिर इसे कभी ऊपर से एक सख्त राष्ट्रीय नीति की तरह भी लागू किया गया? श्रोताओं के लिए 11वीं सदी के इंग्लैंड का एक उदाहरण जानना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, 1066 ईस्वी का समय इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस के नॉर्मंडी इलाके के ड्यूक विलियम ने एक बड़ी सेना के साथ इंग्लिश चैनल पार किया और इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हराकर वहां कब्जा कर लिया। इसे इतिहास में नॉर्मन विजय के नाम से जाना जाता है। और विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड जीतने के बाद जो किया वो सामंतवाद का एक मास्टर क्लास कहा जा सकता है। उसने आते ही पूरे इंग्लैंड की जमीन का नक्शा बनवाया, एक एक इंच जमीन नपवाई और उस पूरी भूमि को अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि राजा देश का सबसे बड़ा और इकलौता भूस्वामी बन गया। बाकी सारे 180 लॉर्ड्स राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए। और जो स्थानीय एंग्लो सैक्सन कृषक थे वो रातों रात सीधे तौर पे इन नए विदेशी भूस्वामियों के अधीन हो गए। विलियम ने एक ही झटके में पूरे देश को एक बेहद सख्त सामंती सांचे में ढाल दिया। सदियों तक ये लोहे जैसी मजबूत व्यवस्था यूरोप पर हावी रही। ऐसा लगता था जैसे ये ढांचा कभी नहीं टूटेगा। राजाओं के आदेश या धार्मिक डर कुछ भी इस व्यवस्था को हिला नहीं पा रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो काम जो तलवारें नहीं कर सकीं, वो प्रकृति और इंसान के बनाए कुछ नए औजारों ने कर दिया। यह इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर 5वीं से 10वीं सदी के यूरोप के मौसम पर नजर डाली जाए तो वो एक भीषण ठंड का दौर था। तापमान इतना कम था कि मिट्टी में हमेशा पाला जमा रहता था। इस वजह से खेती करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता था और समाज हमेशा एक भुखमरी की कगार पर रहता था। लेकिन 11वीं सदी में एक मौसमी बदलाव हुआ। यूरोप के पर्यावरण में एक गर्माहट का दौर शुरू हुआ। औसत तापमान बढ़ने लगा। इसका सीधा असर ये हुआ कि पाले का समय कम हो गया और कृषि के लिए एक लंबी अवधि मिलने लगी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जंगलों के आसपास की वो जमीनें जो पहले बर्फ की वजह से बंजर थीं, वे भी अब खेती के लायक बन गई। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि केवल मौसम का गर्म होना ही काफी नहीं था। नई जमीन तो मिल गई, लेकिन यूरोप की मिट्टी बहुत भारी और सघन चिकनी मिट्टी थी, जिसे क्ले कहते हैं। हाँ, पुरानी तकनीक के तहत किसान जो लकड़ी के हल इस्तेमाल करते थे, वो इस कठोर मिट्टी की सिर्फ ऊपरी सतह को खुरच पाते थे। नीचे की उपजाऊ मिट्टी तक पहुंचना असंभव था। और यहीं पर कृषि प्रौद्योगिकी की एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। सांचेदार पटरे यानी मोल्ड बोर्ड्स वाले भारी लोहे के हल का आविष्कार। ये लोहे का हल एक असली गेम चेंजर था। ये सिर्फ मिट्टी को खुरचता नहीं था, बल्कि जमीन की गहरी खुदाई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर पलट देता था, जिससे मिट्टी के अंदर छिपे सारे पोषक तत्व बाहर आ जाते थे। लेकिन एक भारी लोहे के हल को खींचना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए जानवरों की ज्यादा ताकत की जरूरत थी।
और यहीं पर एक और छोटा लेकिन क्रांतिकारी आविष्कार सामने आया। पहले बैलों या घोड़ों के गले में जुआ डाला जाता था, जिसे नेक हार्नेस कहते हैं। हाँ, और जब वे भारी हल खींचने के लिए जोर लगाते थे तो वो जुआ उनकी सांस की नली को दबा देता था, जिससे उनका दम घुटने लगता था। बिल्कुल, इस वजह से जानवर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। फिर कंधे के जुए यानी शोल्डर हार्नेस का इस्तेमाल शुरू हुआ। अब सारा वजन गले के बजाय जानवर के मजबूत कंधों और सीने पर आ गया। इससे पशुओं की शक्ति का बहुत बेहतर उपयोग होने लगा और वे बिना थके ज्यादा जमीन जोतने लगे। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। जी, बहती हुए पानी और हवा की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए जल चक्कियों और पवन चक्कियों का निर्माण तेजी से होने लगा। जिन कामों में पहले सैकड़ों इंसानों और जानवरों की ताकत लगती थी, जैसे अनाज पीसना या अंगूर निचोड़ना, वो काम अब ये मशीनें आसानी से करने लगीं। अब सवाल ये है कि इन सारे बदलावों का उस सामंती समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला असर तो ये हुआ कि कृषि उत्पादन में जबरदस्त उछाल आया। एक ही आकार के खेत से अब पहले के मुकाबले 2 गुना या उससे भी ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। भोजन की मात्रा ही नहीं, उसकी गुणवत्ता में भी भारी सुधार हुआ। किसानों ने अपनी फसलों में विविधता लानी शुरू की। उन्होंने मटर और सेम जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगानी शुरू कर दी, जो प्रोटीन से भरपूर होती थी। जब आम इंसान की थाली में प्रोटीन पहुंचा तो लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा, कुपोषण कम हुआ और जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। इसका सीधा परिणाम था जनसंख्या में भारी वृद्धि। और जब पैदावार बढ़ी तो किसानों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज बचने लगा। जब लॉर्ड्स ने देखा कि मुनाफा बढ़ रहा है तो उन्होंने चाहा कि किसान पहले की तरह ही उनके खेतों में मुफ्त काम करते रहें, ताकि सारा मुनाफा लॉर्ड्स की जेब में जाए। लेकिन अब किसानों के सोचने का तरीका बदल चुका था। यहीं से निष्क्रिय प्रतिरोध का दौर शुरू हुआ। ये निष्क्रिय प्रतिरोध कोई खुला विद्रोह नहीं था। किसान जानते थे कि अगर वे सीधे तलवार उठाएंगे तो लॉर्ड की सेना उन्हें कुचल देगी। इसलिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। वे जानबूझकर लॉर्ड के खेतों में बहुत धीमी गति से काम करते या काम में गलतियां करते, और वे अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा गुपचुप तरीके से छिपा लेते थे। ये उनका अपनी मेहनत का फल अपने पास रखने का तरीका था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। जब समाज में भोजन की प्रचुरता हुई और किसानों के पास अतिरिक्त अनाज बचने लगा तो वे उसे बेचने के लिए बाजारों में जाने लगे। इससे व्यापार को एक नई गति मिली। जो लोग खेती नहीं करना चाहते थे, वे अब हस्तशिल्प, लोहारगिरी या व्यापार जैसे नए पेशे अपना सकते थे। इसी से नए नगरों और शहरों का विकास शुरू हुआ। व्यापार के बढ़ने से मुद्रा या पैसे का चलन वापस लौट आया। पहले जहां हर चीज का लेन देन सेवाओं या अनाज के रूप में होता था, अब लोग पैसे के जरिए चीजें खरीदने और बेचने लगे। और धीरे धीरे किसानों ने लॉर्ड्स को सेवा देने के बजाय पैसे देकर अपनी आजादी खरीदनी शुरू कर दी। और यही वो दरार थी जिसने सामंतवाद के उस विशाल और कठोर ढांचे को अंदर से तोड़ दिया। व्यापार, शहर और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था के उदय ने जमीन पर आधारित उस पुरानी व्यवस्था को अप्रासंगिक बना दिया। लोग अब किसी लॉर्ड की जागीर में बंधे रहने को मजबूर नहीं थे। वे आजाद नागरिक बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे, जिसने यूरोप में आधुनिक राज्यों की नींव रखी। तो 9वीं से 16वीं सदी तक की पश्चिमी यूरोप की इस लंबी यात्रा से बहुत कुछ स्पष्ट होता है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो शुरू तो हुई थी सुरक्षा की एक जायज जरूरत से, लेकिन जल्द ही एक ऐसे जाल में बदल गई जिसने आम इंसान को पूरी तरह जकड़ लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि समाज की संरचना को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकतें अक्सर राजाओं के फरमान या सेनाओं की तलवारें नहीं होती। पर्यावरण में आई एक हल्की सी गर्माहट और एक भारी लोहे का हल, इन सब ने मिलकर उस अजीब व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। आज की इस चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। अगर मौसम में आए एक बदलाव और एक लोहे के हल के आविष्कार ने मध्यकाल के इतने कठोर सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, तो आज के दौर में ऐसी कौन सी रोजमर्रा की तकनीक है जो हमारे वर्तमान सामाजिक ढांचे को बिना किसी शोर शराबे के पूरी तरह से बदल रही है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आज के इस विस्तृत अध्ययन में एक ऐसे विषय पर बात होने जा रही है जिसने पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये सचमुच एक बहुत ही बड़ा विषय है। बिल्कुल।
हमारे पास ऐतिहासिक नोट्स, शोध पत्रों और लेखों का एक बहुत ही शानदार पुलिंदा है और आज का हमारा मिशन है 14वीं से 17वीं शताब्दी के उस दौर को समझना जिसे इतिहास में यूरोपीय पुनर्जागरण या रेनेसा कहा जाता है। हाँ, रेनेसा। मतलब हमें ये समझना है कि कैसे कला, विज्ञान और पुराने जमे हुए विचारों को चुनौती देने की इस पूरी प्रक्रिया से हमारे आज के आधुनिक विश्व का जन्म हुआ। चलिए इसे समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल कुछ पुरानी खूबसूरत पेंटिंग्स या संगमरमर की मूर्तियों के बारे में नहीं है, ये असल में इंसान के सोचने के तरीके में आए इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की कहानी है। ये एक बहुत ही सटीक विवरण है। अगर उस दौर की मानसिकता को करीब से देखा जाए तो ये वो समय था जब यूरोप में अपने ही इतिहास की एक नई समझ पैदा हो रही थी। एक नई समझ कि अपने इस आधुनिक विश्व को गढ़ने के लिए वे भविष्य की ओर नहीं बल्कि अतीत की ओर देख रहे थे। मतलब वो प्राचीन यूनानी और रोमन दुनिया से प्रेरणा ले रहे थे। बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए तो वे अतीत की नींव पर खड़े होकर भविष्य का निर्माण कर रहे थे। तो इस पूरी ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत होती है इटली से। अब अगर पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद के इटली की कल्पना की जाए तो वो कोई एक संगठित देश नहीं था। नहीं, वो बहुत बटावा था। हाँ, इटली उस समय राजनैतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। वहां कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इटली के इन छोटे शहरों में एक नई जान फूंक दी। व्यापारिक रास्तों का खुलना। सही कहा। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के साथ जो व्यापारिक रास्ते खुले, उन्होंने इटली के बंदरगाहों को फिर से आबाद कर दिया। देखते ही देखते फ्लोरेंस और वेनिस जैसे नगर इस विशाल बदलाव के धड़कते हुए केंद्र बन गए। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि इन नगरों का पूरा ढांचा ही बाकी यूरोप से बिल्कुल अलग था। अलग कैसे? उस समय के बाकी यूरोप पर नजर डालें तो वहाँ समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों या 3 ऑर्डर्स में बटा हुआ था। पादरी, कुलीन यानी जमींदार और आम किसान। वहाँ सामंतों और राजाओं का सख्त शासन था। हाँ, ये तो हम इतिहास में अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन फ्लोरेंस और वेनिस जैसे नगर गणराज्य या रिपब्लिक्स बन चुके थे। यहाँ सत्ता किसी राजा के पास नहीं बल्कि धनी व्यापारियों और महाजनों के हाथों में थी। ये तो सत्ता के खेल का एक बिल्कुल नया नियम था। बिल्कुल। और इसी वजह से वहाँ नागरिकता की एक नई भावना का उदय हुआ। शासन प्रणाली चाहे कैसी भी हो, लोगों में अपने नगर के प्रति एक गहरा गर्व पैदा हो गया था। मतलब वो खुद को प्रजा नहीं मानते थे। एकदम सही। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये लोगों की पहचान का बदलाव था। वे खुद को किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि अपने शहर के नागरिक के रूप में देखने लगे थे। ये नागरिक गर्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसका असर शिक्षा पर भी बहुत गहराई से पड़ा। अगर 11वीं शताब्दी के पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालयों के इतिहास को खंगाला जाए तो वहां एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आ रहा था। पादुआ और बोलोनिया, हाँ। पहले इन जगहों पर केवल विधि या कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई पर ही सारा जोर होता था, लेकिन अब नए विषयों ने वहां अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। इसी दौर में फ्रांसिस्को पेट्रार्क नाम के एक बहुत बड़े विचारक हुए। हाँ, पेट्रार्क का ये दृढ़ विश्वास था कि प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान को वापस लाना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि बीच का जो समय था जिसे उन्होंने अंधकार युग कहा, उसने इस अमूल्य प्राचीन ज्ञान को दुनिया से छिपा दिया था। और पेट्रार्क के इन्हीं विचारों से मानवतावाद यानी ह्यूमैनिज्म की नींव पड़ी। 15वीं शताब्दी तक आते आते मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए एक पहचान बन गया जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन जैसे विषय पढ़ाते थे। अगर इस शब्द की जड़ों में जाएं तो ये लैटिन के ह्यूमैनिटास से बना है। रोमन लेखक सिसरो ने इसका इस्तेमाल संस्कृति के संदर्भ में किया था। इसका मूल विचार बहुत ही क्रांतिकारी था। ये मानना कि इंसान के जीवन, उसकी भावनाओं और उसके अनुभवों का अपना एक स्वतंत्र महत्व है जो सिर्फ धार्मिक नियमों से तय नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य सामने आता है। अक्सर ये कहा जाता है कि यूरोप के विद्वान अचानक प्राचीन यूनानी ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। हाँ, और अपने सुनहरे अतीत को फिर से खोजने लगे। लेकिन अगर यूरोप उस तथाकथित अंधकार युग से गुजर रहा था तो उन्हें अचानक से प्लेटो और अरस्तु की ये खोई हुई किताबें मिली कहां से? सच्चाई ये है कि ये ज्ञान सीधे यूनान से यूरोप नहीं आ रहा था। ये इतिहास का एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, इसके पीछे अरब जगत का एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला योगदान है।
जब यूरोप उन प्राचीन ग्रंथों को लगभग भूल चुका था, तब अरब के अनुवादकों ने अतीत की उन अमूल्य पांडुलिपियों को सहेज कर रखा था। प्लेटो, जिन्हें अफलातून भी कहा जाता है, और अरस्तु के विचार दरअसल अरबों के अनुवाद के माध्यम से ही वापस यूरोप की चौखट तक पहुंचे। और बात सिर्फ अनुवाद तक सीमित नहीं थी। हाँ, उनका अपना भी तो योगदान था। बिल्कुल। अरब दुनिया के विद्वानों ने विज्ञान और दर्शन में अपना बहुत बड़ा मौलिक योगदान भी दिया था। उदाहरण के लिए बुखारा के प्रसिद्ध दार्शनिक और चिकित्सक इब्न सिना और आयुर्विज्ञान का विश्वकोश लिखने वाले अल-राज़ी, हाँ। इनके काम को पूरे यूरोप के विश्वविद्यालयों में एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में पढ़ा जाने लगा था। भाषा पर इसका जो असर पड़ा वो देखना भी बहुत दिलचस्प है। जैसे क्लॉडियस टॉलेमी ने खगोल विज्ञान पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अल-मजिस्ट। इसमें जो अल शब्द लगा है वो अरबी भाषा का उपपद है, जो साफ दिखाता है कि अरबी प्रभाव कितना गहरा था। एकदम। ये खगोल विज्ञान जैसे जटिल क्षेत्र में अरबों के गहरे प्रभाव को साफ साफ दर्शाता है। ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान की कोई सीमा या सरहद नहीं होती। ये बहुत ही सुंदर विचार है। और जब बाहर से आया ये ज्ञान इटली के नगरों में पनप रही नई और आजाद सोच के साथ मिला, तो कला और विज्ञान के बीच की जो पुरानी दीवारें थीं वो ढहने लगीं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस दौर में कला केवल कल्पना या धार्मिक कहानियों को दर्शाने का जरिया नहीं रह गई थी। शरीर विज्ञान, रेखागणित और भौतिकी ने कला के साथ हाथ मिला लिया और उसे एक नया ही रूप दे दिया, जिसे यथार्थवाद या रियलिज्म कहा गया। हाँ, कलाकारों के अंदर एक जिद पैदा हो गई कि वे दुनिया को बिल्कुल वैसा ही उकेरेंगे जैसी वो असल में दिखती है, न कि वैसी जैसी धर्म ग्रंथों में बताई गई है। और इस यथार्थवाद को हासिल करने के लिए कलाकारों और वैज्ञानिकों ने जो तरीके अपनाए वो उस समय के हिसाब से बेहद खतरनाक और हैरान करने वाले थे। जैसे कि वेसेलियस का काम। बिल्कुल, बेल्जियम मूल के एंड्रियास वेसेलियस का ही उदाहरण लेते हैं। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और कला दोनों की दुनिया में एक भूचाल ला दिया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य के शवों की बाकायदा चीर-फाड़ या डाइसेक्शन शुरू की। ये समझना जरूरी है कि उस समय मानव शरीर को काटना एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक टाबू था। बहुत बड़ा। लेकिन वेसेलियस के इस कदम से कलाकारों को मानव शरीर की मांसपेशियों, नसों और हड्डियों की एकदम सटीक जानकारी मिली। और इसी का नतीजा था कि दोनातल्लो जैसे मूर्तिकार ऐसी मूर्तियां बना सकें जो इतनी सजीव लगती थीं मानो बस अभी सांस लेने लगेंगे। चित्रकारी में भी इसी तरह की नई तकनीकें सामने आ रही थीं। लेप चित्र यानी ऑयल पेंटिंग के इस्तेमाल ने चित्रों को न केवल ज्यादा जीवंत और रंगीन बनाया, बल्कि उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एक मजबूत तरीका भी दे दिया। ऑयल बेंडिंग का असर तो कमाल का था। और इसके अलावा रेखा गणित के प्रयोग से परिदृश्य या पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक बिल्कुल सपाट कैनवस पर त्रिआयामी या 3D प्रभाव पैदा करना उस समय के लिए एक जादू जैसा था। कला में पहली बार इतनी गहराई आई थी। और ये नया नजरिया केवल कैनवस या मूर्तियों तक सीमित नहीं था। वास्तुकला या आर्किटेक्चर में भी इसी यथार्थवाद और प्राचीनता की ओर वापसी की झलक देखने को मिली। जब वास्तुकारों ने रोम के प्राचीन खंडरों का गहराई से अध्ययन किया, तो शास्त्रीय या क्लासिकल शैली का पुनरुद्धार हुआ। फ्लोरेंस में फिलिप्पो ब्रूनेलेशी द्वारा बनाया गया भव्य गुंबद, जिसे डुओमो कहा जाता है, इसका जीता जागता प्रमाण है। यह केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रतीक था कि इंसान अपनी बुद्धि से क्या कुछ हासिल कर सकता है। और फिर इसी माहौल में माइकल एंजेलो जैसे बहुमुखी कलाकार दुनिया के सामने आए। वे केवल चित्रकार नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन मूर्तिकार और वास्तुकार भी थे। सिस्टीन चैपल की छत पर की गई उनकी चित्रकारी और द पाइटा जैसी उनकी रचनाएं आज भी लोगों को अचंभित कर देती हैं। इस दौर की एक और खास बात जो उभर कर सामने आती है वो यह है कि अब कलाकार की पहचान बदल रही थी। बिल्कुल। पहले वे किसी गिल्ड या कारीगरों के संघ के एक गुमनाम हिस्से के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन अब माइकलैंजेलो या लियोनार्डो दा विंची को उनके अपने नाम से, उनके अपने व्यक्तिगत हुनर से पहचाना जाने लगा था। समाज में व्यक्ति का अपना निजी महत्व बढ़ रहा था। व्यक्ति का ये महत्व तो बढ़ रहा था, लेकिन इस पूरी नई सोच, इस मानवतावाद को इटली के कुछ शहरों से निकालकर यूरोप के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए केवल विचारों की नहीं, बल्कि एक तकनीकी चमत्कार की जरूरत थी। और वो चमत्कार 1455 में हुआ। मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। हाँ, जोहानेस
गुटेनबर्ग ने पहले छापेखाने का निर्माण किया। इसे अगर 15वीं सदी का इंटरनेट कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। शुरुआती दौर में गुटेनबर्ग ने बाइबल की 150 प्रतियां छापीं। अब ये आंकड़ा आज के हिसाब से बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसकी अहमियत समझने के लिए जरा इस बात पर गौर करना होगा कि इससे पहले एक भिक्षु को हाथ से लिखकर बाइबल की केवल एक प्रति तैयार करने में अपनी जिंदगी के कई साल या यूं कहें कि लगभग पूरा जीवन लग जाता था। इस तकनीक ने जो प्रभाव पैदा किया उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। सदियों से ज्ञान पर जो कुछ मुट्ठी भर लोगों का, विशेषकर चर्च और कुलीनों का एकाधिकार था, वो अचानक से ढह गया। ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हो गया। छात्र अब केवल शिक्षकों के व्याख्यान और हाथ से लिखे गए महंगे नोट्स पर निर्भर नहीं थे। किताबें तेजी से छपने लगीं, विचार हवा की तरह फैलने लगे और इटली में पैदा हुई ये नई मानववादी संस्कृति आल्प्स पर्वत को पार करके पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। और ये तो इतिहास का नियम है कि जब विचार इतनी तेजी से फैलते हैं और आम लोगों के हाथों में जानकारी आती है तो पुरानी और स्थापित संस्थाओं को चुनौती मिलना तय है। इसी मुद्रण क्रांति ने ईसाई धर्म के भीतर एक बहुत बड़े वाद विवाद को जन्म दे दिया। उस समय तक चर्च एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था बन चुका था। कई लोगों का मानना था कि चर्च अपने मूल उद्देश्य से भटककर धन कमाने में लग गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाप स्वीकारोक्ति या इंडल्जेंस नाम के दस्तावेज थे जिन्हें चर्च द्वारा बेचा जाता था। हाँ, लोगों से कहा जाता था कि इन्हें खरीदने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे। इसी व्यवस्था के खिलाफ 1517 में एक जर्मन भिक्षु मार्टिन लूथर ने एक खुला अभियान छेड़ दिया। लूथर का तर्क बहुत ही सीधा और प्रभावशाली था। उनका कहना था कि किसी भी इंसान को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी पादरी, चर्च या बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है। इस एक विचार ने प्रोटेस्टेंट सुधारवाद को जन्म दे दिया। और क्योंकि अब छपाई की मशीनें मौजूद थीं, लूथर के विचार रातों रात पर्चों के रूप में पूरे यूरोप में बंटने लगे और पढ़े जाने लगे। इसी सुधारवादी लहर का हिस्सा थे विलियम टिंडेल जैसे लोग, जिन्होंने बाइबल का लैटिन भाषा से आम स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया। इसका उद्देश्य बहुत साफ था कि आम लोग धर्म ग्रंथ को खुद पढ़ सकें और खुद समझ सकें कि उसमें क्या लिखा है। ये केवल धर्म की बात नहीं थी। ये सत्ता और जानकारी के विकेंद्रीकरण की शुरुआत थी। इंसान अब संस्थाओं से सीधे सवाल पूछना सीख रहा था। और इसी सवाल पूछने की आदत ने मनुष्य की एक बिल्कुल नई संकल्पना को आकार दिया। अब रेनेसा व्यक्ति का एक नया आदर्श समाज के सामने आया। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी अनेक रुचियां हों, जो विद्वान भी हों, कूटनीतिज्ञ भी हों और कलाकार भी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब धन कमाना, भौतिक संपत्ति जुटाना या शक्ति हासिल करना पाप नहीं माना जाता था। निकोलो मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में मानव स्वभाव का बहुत ही यथार्थवादी और कुछ लोगों के अनुसार बहुत ही कड़वा चित्रण किया। उन्होंने लिखा कि मनुष्य का स्वभाव बुनियादी तौर पर स्वार्थी है और वो अपने हर काम में अपना ही हित देखता है। ये धार्मिक आदर्शों से एकदम अलग इंसानी फितरत का एक व्यावहारिक नजरिया था। इसी तरह लियोन बतिस्ता एल्बर्टी ने वास्तुकला को सीधे तौर पर मानव उपयोग से जोड़ दिया। उनका कहना था कि एक असली वास्तुविद वो है जो नए तरीकों का आविष्कार करे और ऐसा निर्माण करे जिसका मानव मात्र के लिए सबसे श्रेष्ठ उपयोग हो सके। हर चीज के केंद्र में अब धर्म नहीं बल्कि इंसान आ रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। हम बार बार रेनेसा व्यक्ति, इंसान और मानव मात्र की बात कर रहे हैं। क्या इस इंसान की परिभाषा में महिलाएं भी शामिल थीं? उस दौर में महिलाओं की स्थिति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच्चाई ये है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित थी। उन्हें मुख्य रूप से घर परिवार चलाने वाले और बच्चों की देखभाल करने वाले के रूप में ही देखा जाता था। तत्कालीन समाज की इस आम सोच का अंदाजा बाल्थासार कैस्टिग्लियोन के लेखों से बहुत अच्छी तरह लगता है। उनका स्पष्ट मानना था कि महिलाओं को स्वभाव से कोमल और सहृदय होना चाहिए और उन्हें पुरुषों जैसे काम या व्यवहार नहीं करने चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि इसी दौर में कुछ महिलाएं इस सख्त सामाजिक ढांचे को चुनौती दे रही थीं। उदाहरण के लिए वेनिस की कैसांद्रा फिदेले को ही लें। उनका विचार उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने लिखा था कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो कोई पुरस्कार देती है और न ही समाज में सम्मान, फिर भी हर महिला को शिक्षा प्राप्त करने की गहरी इच्छा रखनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा किसी नौकरी का साधन नहीं बल्कि अपने आप में एक मूल्य थी।
ये सचमुच एक बहुत ही सशक्त विचार है। इसी तरह इजाबेला दी इस्ते का उदाहरण भी बहुत प्रेरणादायक है। मंटुआ की इस शासिका ने अपने पति की अनुपस्थिति में राज्य का पूरा शासन बहुत ही कुशलता से चलाया। वे अपनी बौद्धिक प्रतिभा और राजनीतिक समझ के लिए पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थीं। हाँ, ये सही है कि ऐसी महिलाएं अपवाद थीं, नियम नहीं। लेकिन वे इस बात का पक्का प्रमाण थीं कि नई सोच की हवा समाज के हर वर्ग और हर जेंडर को छूने लगी थी। और ये नई सोच केवल जमीन या समाज तक सीमित नहीं रही। इसने आसमान की ओर भी देखा और ब्रह्मांड की हमारी सदियों पुरानी समझ को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अंतरिक्ष के मामले में तो कोपरनिकस की वैज्ञानिक क्रांति ने सचमुच दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस समय तक प्राचीन काल से चला आ रहा और ईसाई धर्म द्वारा समर्थित ये एक अटूट विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी है, इसलिए वो भारी है और इसी कारण वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर है। बाकी सब कुछ उसके चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकस ने एक बिल्कुल नया सिद्धांत पेश किया। उन्होंने गणितीय आधार पर ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह असल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये एक इतना बड़ा और उस समय के हिसाब से खतरनाक विचार था कि कोपरनिकस अपनी ही लिखी ये पुस्तक डी रिवोल्यूशनेबल्स को छापने से डरते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारी इस विचार को धर्म विरोधी मानेंगे और उससे बहुत नाराज होंगे। और उनका ये डर बेबुनियाद भी नहीं था। उस समय ऐसे विचारों के लिए कड़ी सजा मिल सकती थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, ज्ञान की धारा को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। बाद में गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने दूरबीन से किए गए अवलोकन और जटिल गणित के जरिए कोपरनिकस के सिद्धांत को पूरी तरह सिद्ध कर दिया। केपलर ने तो ये भी बताया कि ग्रह एकदम गोल वृत्ताकार मार्ग पर नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार या इलिप्सिस मार्ग पर चलते हैं, जो कि अंडाकार होता है। इस पूरी वैज्ञानिक क्रांति का सबसे बड़ा और गहरा प्रभाव ये पड़ा कि ज्ञान अब आंख मूंदकर विश्वास करने की चीज नहीं रह गया था। ज्ञान अब पूरी तरह से अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित हो गया था। इसी वैज्ञानिक सोच को एक ढांचा देने के लिए पूरे यूरोप में नई संस्थाएं बनने लगीं। पेरिस एकेडमी और लंदन की रॉयल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने सार्वजनिक प्रदर्शनों और प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। और फिर इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने। न्यूटन ने साफ कर दिया कि ब्रह्मांड किसी रहस्यमयी जादुई ताकत से नहीं बल्कि गणितीय और भौतिक नियमों के आधार पर काम करता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इतिहासकारों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बहस छिड़ जाती है। क्या वाकई ये सब अचानक हुआ? कोई पुनर्जागरण था? पीटर बर्ग जैसे आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल अपने आप में थोड़ा भ्रामक हो सकता है। भ्रामक कैसे? यह शब्द ये मान लेता है कि इससे पहले का जो मध्यकाल था वो पूरी तरह से अंधकारमय था। वहाँ कोई सोच विचार नहीं हो रहा था। लेकिन ये एक बड़ी अतिशयोक्ति है। इटली में 14वीं सदी में जो पुनर्जागरण दिखा उसके कई तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी मौजूद थे। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। ये एक धीमी और लंबी प्रक्रिया थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। और ये भी सच है कि यूरोप का ये पूरा सांस्कृतिक बदलाव केवल यूनानी या रोमन प्रभाव का नतीजा नहीं था। इसमें वैश्विक संपर्क का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। एशिया, अरब जगत और मंगोलों के साथ जो लगातार व्यापार हो रहा था उसने नए विचार और तकनीकें यूरोप पहुंचाईं। नेविगेशन या नौ संचालन की नई तकनीकों ने तो यूरोपियनों को समंदर पार करके दुनिया के दूसरे अनजान हिस्सों तक पहुंचने में मदद की। ये सिर्फ यूरोप की नहीं, एक वैश्विक प्रक्रिया थी। तो इस सब का क्या मतलब है? सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि इंसान का जीवन दो स्पष्ट और अलग-अलग क्षेत्रों में बंट गया। एक निजी जीवन जिसमें उसका धर्म और परिवार शामिल था और दूसरा सार्वजनिक जीवन जिसमें सरकार, व्यापार और समाज शामिल था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसान की पहचान अब केवल उस पुरानी सामंती व्यवस्था के 3 वर्गों पादरी, कुलीन और किसान तक सीमित नहीं रह गई थी। व्यक्ति अब अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई बन गया था। लैटिन जैसी एक वैश्विक धार्मिक भाषा का स्थान अब अलग-अलग राष्ट्रों की अपनी समान भाषाओं ने ले लिया था, जिससे भविष्य के राष्ट्र राज्यों या नेशन स्टेट्स का उदय हुआ। अगर इस पूरी सदी के बदलाव को केवल एक वाक्य में समेटना हो तो ये कहा जा सकता है कि ये एक ईश्वर केंद्रित विश्व से मानव केंद्रित विश्व की ओर उठाया गया एक निर्णायक कदम था।
आज हम अपने दैनिक जीवन में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, सवाल पूछने की जो आज़ादी महसूस करते हैं या एक व्यक्ति के रूप में जो अधिकार जताते हैं, उन सब की जड़ें इसी 14वीं से 17वीं सदी के यूरोपीय पुनर्जागरण में खोजी जा सकती हैं। ये दौर केवल इतिहास की किताब का एक बंद अध्याय नहीं है, बल्कि ये वह मजबूत नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी दुनिया खड़ी है। ये वाकई ऐसा सफर रहा जिसने सदियों पुरानी वैचारिक जंजीरों को तोड़कर रख दिया। अब अंत में एक ऐसा विचार है जो इस पूरे अध्ययन से निकल कर आता है और जिस पर गौर करना आज के समय में बहुत जरूरी है। हमने अभी देखा कि कैसे गुटेनबर्ग के छापेखाने ने सूचनाओं को मुट्ठी भर लोगों के नियंत्रण से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दिया था और उसी से पुनर्जागरण की आग पूरे यूरोप में फैल गई थी। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। आज के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया सूचनाओं का एक नया और कई अधिक बड़ा महाविस्फोट कर रहे हैं, क्या हम अनजाने में ही एक नए और अनजान पुनर्जागरण के मुहाने पर खड़े हैं? और अगर वाकई ऐसा है तो ये सोचने वाली बात है कि इस बार इस नए युग के केंद्र में कौन रहेगा, आजाद सोच वाला इंसान या हमारे ही द्वारा बनाई गई तकनीक? हाँ, हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, बिल्कुल चकाचौंध वाली। गगनचुंबी इमारतें, बुलेट ट्रेन और ये जो स्मार्टफोन है हमारे हाथों में। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी आधुनिक दुनिया को बहुत ही गर्व के साथ प्रगति का नाम दिया जाता है। सही कहा। लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि इस शानदार इमारत की नींव असल में किन पत्थरों पर टिकी है। मतलब इस बेतहाशा दौड़ती प्रगति की असल कीमत इतिहास में किसने चुकाई है? ये बहुत ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा चुभने वाला सवाल है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार यही है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हम मुख्य रूप से 11वीं कक्षा के इतिहास के नोट्स पर बात कर रहे हैं, विशेषकर वो जो मूल निवासियों के विस्थापन और आधुनिकीकरण के रास्तों पर केंद्रित हैं। जी, हमारा मकसद है इस प्रगति के दो अलग अलग चेहरों को समझना। एक तरफ पश्चिमी देशों का वो असीमित विस्तार और दूसरी तरफ पूर्वी देशों की वो प्रतिक्रिया। बिल्कुल। और देखिए, आज की ये आधुनिक दुनिया कोई रातों रात तो नहीं बनी है। अब वो तो है। अगर हम बुनियाद की बात करें तो ये पूरी आधुनिक संरचना मुख्य रूप से दो महान क्रांतियों पर खड़ी है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति। हाँ, पहली तो वही है जिसने उत्पादन के तरीके बदल दिए। हाथ से होने वाले काम को रातों रात मशीनों ने ले लिया। और दूसरी तरफ शायद वो बड़ी राजनीतिक क्रांतियां थीं, जैसे 1776 की अमेरिकी क्रांति। बिल्कुल। और उसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। इन राजनीतिक क्रांतियों ने समाज का ढांचा हिला दिया। मतलब इन्होंने राजा की प्रजा को एक देश के नागरिक में बदल दिया। एकदम सही। और यहीं से राष्ट्र राज्यों की दौड़ और इस तथाकथित आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। तो मैं ये समझ रही हूँ कि यहीं से वो एक नई तरह की भूख पैदा हुई जिसने दुनिया का भूगोल ही बदल दिया। कैसी भूख? कच्चे माल की भूख। क्योंकि जो बड़ी मशीनें औद्योगिक क्रांति से आईं, उन्हें चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए था। हाँ, और जो सामान बन रहा था उसे बेचने के लिए नए बाजार भी तो चाहिए थे। बिल्कुल। और इसी भूख ने पश्चिमी देशों को समंदरों में उतरने पर मजबूर किया। और यहीं से उस नई दुनिया की कहानी शुरू होती है जिसे लेकर काफी सारे भ्रम हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस नई दुनिया की बात पश्चिमी इतिहासकार करते हैं ना, उसका नैरेटिव बहुत ही एक तरफा है। हाँ, वे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने 16वीं सदी में अमेरिका की खोज की। यही तो। इस शब्द खोज पर गौर कीजिए, मानो उससे पहले वहां इंसानियत का कोई वजूद ही नहीं था। जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। बहुत अलग है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि आज से लगभग 30,000 साल पहले ही लोग एशिया से बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते वहां पहुंच चुके थे। 30,000 साल? ये कोई छोटी अवधि नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब यूरोप में इस आधुनिक सभ्यता का नामो निशान नहीं था, तब वहां एक परिपक्व समाज बस चुका था। और विडंबना देखिए, यूरोपियों के पहुंचने से पहले वहां 100 से अधिक विभिन्न भाषाएं बोली जाती थीं। इतनी बड़ी विविधता थी। और उस पूरी जमीन का नामकरण कैसे हुआ? किसी मूल निवासी के नाम पर नहीं, बल्कि अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर, जो कि एक इतालवी नाविक था। उसी के नाम पे पूरी जगह अमेरिका बन गई। ये नामकरण ही सांस्कृतिक आधिपत्य का सबसे पहला कदम होता है। सच में। और अगर हम उन मूल निवासियों की जीवन शैली देखें तो वो पश्चिमी सोच से एकदम उलट थी। हाँ, उनका जीवन मुनाफे की अंधी दौड़ पर नहीं था। हाँ। वे केवल अपनी जरूरत भर का ही उत्पादन करते थे। मतलब कोई बाजार वाली व्यवस्था नहीं थी। कोई बाजार नहीं, वहाँ चीजों की बोली नहीं लगती थी। इसके बजाय वहाँ उपहार देने की एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति थी। पर एक सेकंड रुकिए, अगर बाजार का सिस्टम ही नहीं था तो उनका समाज चलता कैसे था? यही तो वो मोमेंट है जहां हमें सोचना पड़ता है।
उनका समाज मुनाफे पर नहीं बल्कि परस्पर निर्भरता पर टिका था। कुछ वैम्पम बेल्ट जैसी चीज थी ना? बिल्कुल, रंगीन सीपीओ की ये वैम्पम बेल्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पश्चिमी लोगों ने शायद इसे पैसे समझ लिया था। हाँ, वे इसे करेंसी समझने की भूल कर बैठे। हाँ। लेकिन असल में ये संधियों और मैत्री का एक बहुत पवित्र प्रतीक थी। और वे प्रकृति के साथ भी तो बहुत तालमेल में रहते थे। बाइसन यानी जंगली भैंस उनके जीवन का मुख्य हिस्सा थी। हाँ, वे सिर्फ जरूरत के लिए शिकार करते थे, प्रकृति को लूटते नहीं थे। इस पर मुझे एक बहुत ही गहरी बात याद आ रही है। दोनों के मूल्यों में जो टकराव था ना, सभ्य होने की परिभाषा वाला टकराव। हाँ, यूरोपियों के लिए जमीन का मतलब मुनाफा था, जिसे खरीदा या बेचा जा सके। और मूल निवासियों के लिए जमीन उनके पूर्वजों की धरोहर थी। मैंने एक ऐतिहासिक उदाहरण पढ़ा था। किसी मूल निवासी नेता ने जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर कहा था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं, तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है? ये बहुत ही शक्तिशाली बयान है। उनके दिमाग में जमीन पर मालिकाना हक जैसी कोई चीज थी ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन फिर पश्चिम की इस मुनाफा कमाने वाली सोच ने इस वैचारिक टकराव को एक बहुत ही क्रूर विस्थापन में बदल दिया। हाँ, और ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया। पश्चिमी देशों ने इतने बड़े पैमाने पर मूल निवासियों को कैसे बेदखल किया? क्या सिर्फ बंदूकों से? नहीं, सिर्फ बंदूकों और बारूद से नहीं, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक कूटनीति अपनाई। शराब की कूटनीति। जी हाँ, उन्होंने मूल निवासियों को शराब की लत लगा दी। एक ऐसा समाज जिसने कभी नशा देखा ही नहीं था। ये तो बहुत ही भयानक तरीका है। और फिर नशे के इस व्यापार के जरिए यूरोपियों ने अपनी मनमानी शर्तें थोपनी शुरू कर दी और फिर उन्हें उनकी ही जमीन से खदेड़ दिया। ये इतिहास का सच में एक अंधकारमय अध्याय है। ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं की पगडंडी। हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, एक वास्तविक त्रासदी है। हजारों की संख्या में लोगों को उनके घरों से खदेड़कर पश्चिम की अनजान जमीनों की ओर धकेल दिया गया। और उस लंबी पैदल यात्रा में कड़ाके की ठंड और भूख से अनगिनत लोगों की मौत हो गई। और जो बच गए उन्हें रिजर्वेशंस में डाल दिया गया, जो असल में छोटे और बंजर टुकड़े थे। बिल्कुल, वे अपने ही विशाल महाद्वीप में कैदियों की तरह सिमट कर रह गए। तो इन सब का क्या मतलब है? आइए इसे एक और उदाहरण से समझें। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो वहां की कहानी और भी चौंकाने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के मामले में तो ब्रिटिश सरकार ने एक अजीबोगरीब कानूनी सिद्धांत गढ़ लिया था, टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस यानी जो किसी की जमीन नहीं है। बिल्कुल, 1788 में उन्होंने इसी आधार पर ऑस्ट्रेलिया को खाली मान लिया। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई मेरे घर में घुसे और कहे कि मुझे तुम्हारा रहने का तरीका पसंद नहीं है, इसलिए घर खाली है। एकदम सटीक उदाहरण है, क्योंकि वहां के एबोरिजिनल लोग पश्चिमी तरीके से खेती नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने मान लिया कि उनका जमीन पर कोई अधिकार ही नहीं है। जबकि वो संस्कृति कम से कम 40,000 साल पुरानी थी। और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके उन्होंने सिडनी में अपने देश के अपराधियों की बस्ती बसा दी। और फिर वहां भी वो स्टोलन जेनरेशन वाला भयानक दौर आया। हाँ, चोरी की गई पीढ़ी, ये शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है। बच्चों को उनके परिवारों से छीन लेना, ये तो मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। मिश्रित रक्त वाले बच्चों को जबरन गोरा बनाने के लिए उनके परिवारों से छीनकर अनाथालयों में डाल दिया गया। ये एक सांस्कृतिक संघार था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के मानवाधिकारों की बातें कितनी खोखली लगती हैं जब हम इस इतिहास को देखते हैं। सही बात है। तो जब पश्चिम ये सब कर रहा था, मतलब पूरी दुनिया पर छा रहा था, तब एशिया क्या कर रहा था? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो एशिया में पश्चिम का सामना अलग चुनौतियों से हुआ। हाँ, क्योंकि वहां तो पहले से ही स्थापित साम्राज्य थे, जैसे चीन और जापान। बिल्कुल, इन दोनों देशों की मंजिल एक ही थी, आधुनिकता और अपना वजूद बचाना, लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। तो जापान से शुरू करते हैं। हाँ। जापान ने खुद को गुलाम बनने से कैसे बचाया? इसकी शुरुआत होती है 1868 की मेजी पुनर्स्थापना से। मेजी रेस्टोरेशन। हाँ, उन्होंने पुरानी सामंती व्यवस्था खत्म कर दी थी ना। जी, उन्हें समझ आ गया था कि पश्चिमी ताकतों से लड़ना है तो खुद को बदलना होगा। और उनकी नीतियां बहुत स्पष्ट थीं। 1910 तक उन्होंने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। शिक्षा, तकनीक और सैन्य ताकत, उनका नारा ही था समृद्ध देश, मजबूत सेना। मतलब उन्होंने परंपरा और आधुनिकता का बहुत बेहतरीन मिश्रण किया। वे पश्चिमी तकनीक लाए, लेकिन अपनी आत्मा नहीं खोई। बिल्कुल, लेकिन चीन का अनुभव इसके एकदम विपरीत था। चीन के साथ क्या हुआ? चीन अपनी पुरानी मान्यताओं में फंसा रहा, जिसका फायदा ब्रिटेन ने उठाया अफीम युद्ध के जरिए। हाँ, ब्रिटेन ने व्यापारिक घाटा कम करने के लिए चीन में जबरन अफीम बेची
और फिर चीन को एक अर्ध उपनिवेश बना दिया। अर्ध उपनिवेश यानी कागजों पर तो चीन का सम्राट था, लेकिन असली नियंत्रण पश्चिमी ताकतों का था। और मैंने पढ़ा है कि उनकी जो पुरानी कन्फ्यूशियवाद परंपराएं थीं, वे आधुनिक दुनिया के सामने टिक नहीं पाई। क्योंकि कन्फ्यूसीवाद शांति और सामाजिक पदानुक्रम पर जोर देता था। आधुनिक तोपों के सामने वो दर्शन काम नहीं आया। तो फिर चीन ने वापसी कैसे की? इसके लिए उन्हें एक बहुत लंबे संघर्ष और हिंसक क्रांति से गुजरना पड़ा। 1949 की क्रांति। हाँ, माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी पार्टी ने देश का पुनर्गठन किया, जिसमें भूमि सुधार और समानता पर बहुत जोर दिया गया। बिल्कुल, उन्होंने सब कुछ नए सिरे से गढ़ा। ये पूरी टाइमलाइन अगर हम देखें तो 20वीं सदी की गति सच में हैरान करती है। इतिहास बहुत तेजी से बदला है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, स्वतंत्रता की बातें हुई, लेकिन 1800 के दशक में दास व्यापार भी चलता रहा। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है प्रगति का। फिर 1861 से 65 में अमेरिकी गृह युद्ध हुआ और 20वीं सदी तक आते आते ये तकनीक का विस्फोट तो विनाशकारी हो गया। बिल्कुल, 20वीं सदी में हमने 2 विश्व युद्ध देखे। 1914 से 18 तक पहला, और फिर 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध। और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला। ये ऐसी आधुनिकीकरण का सबसे भयानक चेहरा था। तकनीक इंसान को ही खत्म करने पर तुल गई थी। हाँ, लेकिन फिर 1947 में भारत और पाकिस्तान की आज़ादी भी इसी दौर में आई। और 1949 में चीन की क्रांति, और 1957 में तो इंसान ने स्पुतनिक के जरिए अंतरिक्ष में भी कदम रख दिया। ये तकनीकी और राजनीतिक बदलाव की एक अभूतपूर्व सदी थी। तो अब इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि आधुनिकीकरण ने बेशक तेज यात्रा, बेहतर स्वास्थ्य और तकनीक दी है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकाई गई है। मूल निवासियों का विस्थापन और उनकी समृद्ध संस्कृतियों का विनाश। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इतिहास हमें सिखाता है कि विकास का जो भी मॉडल हो, उसे समावेशी होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला, विनाशकारी नहीं। बिल्कुल, किसी एक की कीमत पर दूसरे का विकास सही नहीं है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही उत्तेजक विचार मेरे मन में आ रहा है। इतिहास में तो पश्चिमी देशों ने नई जमीनों को टेरा नूलियस बताकर वहां कब्जा किया था। हाँ, खाली जमीन बोलकर। तो आज के इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में क्या हमारा व्यक्तिगत डेटा, हमारा ध्यान और हमारी डिजिटल पहचान वो नई खाली जमीन तो नहीं है? ये बहुत ही गहरा नजरिया है। क्या बड़ी टेक कंपनियां बिना हमें बताए इस डेटा पर अपना उपनिवेश स्थापित नहीं कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम आज के दौर के तकनीकी विस्थापन के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इतिहास से जुड़ने और इस वैचारिक यात्रा में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज का हमारा ये अध्ययन सच में एक बहुत ही रोमांचक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने वाला है। बिल्कुल, मतलब आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आज की वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे जरूरी चाबियों में से एक है। हाँ, आज हम 19वीं सदी के शुरुआती दौर के पूर्वी एशिया की तरफ मुड़ रहे हैं। सही कहा। और हमारे सामने जो स्रोतों का संग्रह है, जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेज, आर्थिक तथ्य और कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट शामिल हैं, वो एक ऐसे समय की तस्वीर खींचता है जब इस क्षेत्र में 2 बिल्कुल अलग-अलग तरह के देश मौजूद थे। एक तरफ चीन था, जो सदियों से खुद को दुनिया का केंद्र मानता आया था। और दूसरी तरफ जापान था, जो दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ एक द्वीप समूह था। इस पूरी कहानी का सबसे आकर्षक पहलू ये है कि कैसे इन दोनों पड़ोसी देशों ने आधुनिकता के भारी दबाव का सामना किया। जब पश्चिमी ताकतों ने उनके दरवाजे खटखटाए तो दोनों को अपनी पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ी। लेकिन उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। बिल्कुल विपरीत। स्रोतों के अनुसार जहां एक देश को आधुनिक बनने के लिए दशकों की विफलता, गहरे सामाजिक उथल-पुथल और एक खूनी क्रांति के दौर से गुजरना पड़ा, वहीं दूसरे देश ने बहुत ही कम समय में अपनी पूरी व्यवस्था को ऊपर से नीचे तक बदल डाला। जी, और यही आज के इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भूगोल की सीमाओं, विदेशी ताकतों के सीधे आक्रमण और देश के भीतर सुलगती क्रांतियों ने इनकी नियति को आकार दिया। कि आखिर कैसे ये दोनों देश अपने अपने भीषण संघर्षों से गुजरकर आज की उन वैश्विक महाशक्तियों में तब्दील हो गए जिन्हें हम आज जानते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो ये साबित करता है
कि विकास का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस बुनियादी ढांचे से शुरुआत करनी होगी जिस पर ये दोनों सभ्यताएं टिकी थीं। और वो बुनियादी ढांचा है उनका अपना भूगोल। स्रोतों में इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया गया है कि भूगोल केवल नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये अक्सर किसी भी राष्ट्र की नियति और उसकी मानसिकता को तय करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। और स्रोतों में एक बहुत ही शानदार बिंदु उठाया गया है कि कैसे चीन का विशाल आकार उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और बाद में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बना। हाँ, जब हम चीन के भूगोल को देखते हैं तो यह एक विशाल महाद्वीपीय देश है। इसकी पूरी सभ्यता और अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख नदियों के इर्द गिर्द विकसित हुई, पीली नदी, यांगसी नदी और पर्ल नदी। इन विशाल उपजाऊ मैदानों ने चीन को कृषि और मवेशी पालन में इतना आत्मनिर्भर बना दिया था कि उन्हें लगने लगा था कि दुनिया में जो कुछ भी मूल्यवान है वो सब उनके पास पहले से मौजूद है। मतलब एक तरह का अत्यधिक आत्मविश्वास। जी, लेकिन दूसरी ओर जापान का भूगोल एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। बिल्कुल अलग। जापान की स्थिति चीन के एकदम उलट थी। ये 4 मुख्य द्वीपों होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होकाइडो का एक ऐसा समूह है जिसका 50% से अधिक हिस्सा पहाड़ी है। और सबसे बड़ी बात, ये एक अत्यधिक सक्रिय भूकंप क्षेत्र में स्थित है। हाँ, तो सीमित कृषि योग्य भूमि होने का सीधा मतलब यह था कि वहाँ बड़े पैमाने पर खेती या चीन जैसी पशुपालन की कोई परंपरा विकसित ही नहीं हो पाई। यही कारण है कि उनका मुख्य आहार हमेशा से समुद्र पर निर्भर रहा, मुख्य रूप से मछली और चावल। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसी प्राकृतिक बनावट ने ये तय कर दिया था कि वे बाहरी दुनिया को किस नजरिए से देखेंगे। महासागर ने जापान को बाहरी दुनिया से एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच दिया। जी, और उन्हें सदियों तक दुनिया से अलग थलग रखा। उनके पास संसाधन कम थे, इसलिए उनके भीतर हमेशा अस्तित्व को लेकर एक तरह की असुरक्षा और सतर्कता बनी रही। और वहीं चीन अपने विशाल आकार और आत्मनिर्भरता के कारण एक अति आत्मविश्वास में जी रहा था कि कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें चुनौती नहीं दे सकती। बिल्कुल। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ये अलगाव और आत्मविश्वास हमेशा के लिए तो रहने वाला नहीं था। इसी भी कीमत पर नहीं। 19वीं सदी में पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। उन्हें कच्चे माल और नए बाजारों की सख्त जरूरत थी। और स्रोतों में चीन के पतन की शुरुआत जिस घटना से जोड़ी गई है वो है 1839 से 1842 के बीच लड़ा गया अफीम युद्ध या ओपियम वॉर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक व्यापारिक विवाद ने इतने बड़े और प्राचीन साम्राज्य को घुटनों पर कैसे ला दिया? ये विवाद केवल व्यापार का नहीं था, ये 2 अलग-अलग युगों की तकनीक और सोच का टकराव था। कहानी कुछ यूं की कि ब्रिटेन को चीन से भारी मात्रा में चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन चाहिए थे। लेकिन इसके बदले में चीन को ब्रिटेन से कोई भी सामान नहीं चाहिए था। सही कहा। इस व्यापारिक असंतुलन को तोड़ने के लिए ब्रिटेन ने भारत में उगाई गई अफीम की चीन में भारी तस्करी शुरू कर दी। जब चीन ने अपने नागरिकों को इस नशे की लत से बचाने के लिए अफीम की खेप नष्ट की, तो ब्रिटेन ने अपनी आधुनिक नौसेना भेज दी। और चीन की पारंपरिक सेना और लकड़ी के जहाज ब्रिटेन के लोहे के स्टीम शिप और तोपों के सामने बिल्कुल टिक नहीं सके। स्रोतों में जिक्र है कि इस करारी हार के बाद चीन को असमान संधियों या अनइक्वल ट्रीटीज पर हस्ताक्षर करने पड़े। रुकिए, इन संधियों को विशेष रूप से असमान क्यों कहा गया? क्योंकि इन संधियों ने मूल रूप से चीन की संप्रभुता को ही छीन लिया था। असमान इसलिए क्योंकि इनमें केवल और केवल चीन को रियायतें देनी थीं। पश्चिमी ताकतों ने चीन के व्यापारिक बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। हाँ, और आयात शुल्क तय करने का अधिकार भी चीन से छीन लिया गया। इसमें सबसे अपमानजनक शर्त अतिरिक्त क्षेत्रीयता या एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की थी। बिल्कुल। इसका मतलब था कि यदि कोई ब्रिटिश या फ्रांसीसी नागरिक चीन की धरती पर अपराध करता है तो उस पर चीन का कानून लागू नहीं होगा। उसे उसके अपने देश के कानून के तहत परखा जाएगा। स्रोतों में इसका एक बहुत ही दर्दनाक वर्णन दिया गया है। क्या वर्णन है वो? चीन को एक तरबूज की तरह विदेशी ताकतों द्वारा बांट लिया गया था, जहां हर पश्चिमी देश अपना अपना हिस्सा काट रहा था। एक महाशक्ति का इस तरह से अपनी ही जमीन पर बेबस हो जाना, ये निश्चित रूप से पड़ोसी जापान के लिए एक खौफनाक चेतावनी रही होगी। बिल्कुल रही होगी, क्योंकि ठीक एक दशक बाद 1853 में जापान के तटों पर भी बिल्कुल ऐसा ही संकट आ खड़ा हुआ।
अमेरिकी नौसेना के कमोडोर मैथ्यू पेरी अपने काले जहाज़ों या ब्लैक शिप्स के साथ जापान पहुंचे। स्रोतों में मौजूद जापानी कलाकारों के चित्रों को देखें तो उन्होंने इन धुआं उगलते जहाज़ों को किसी भयानक राक्षस की तरह दर्शाया था। उनकी मांग भी बिल्कुल वही थी, दरवाजे खोलो और व्यापार करो। यह वह क्षण था जब जापान के सामने एक सीधा और कठोर अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ था। उनके पास केवल 2 ही विकल्प बचे थे, या तो वो चीन और भारत की तरह पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार बनकर उपनिवेश बन जाए, या फिर उन ताकतों की तकनीक और ज्ञान को सीखकर खुद को पूरी तरह आधुनिक बना ले। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि इस संकट के समय चीन और जापान की प्रतिक्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर था। स्रोतों को गहराई से देखने पर ऐसा लगता है कि चीन अपनी पुरानी व्यवस्था से ही चिपका रहना चाहता था। ऐतिहासिक तथ्य यही बताते हैं। चीन का पूरा प्रशासनिक ढांचा एक ऐसी सिविल सेवा परीक्षा पर आधारित था जिसमें अधिकारियों को केवल शास्त्रीय चीनी साहित्य का गहरा ज्ञान होना जरूरी था। उस परीक्षा में आधुनिक विज्ञान, गणित या कूटनीति का कोई स्थान ही नहीं था। सोचिए, जब दुनिया स्टीम इंजन और मशीन गन बना रही थी, तब चीन के भावी नीति निर्माता प्राचीन दर्शन रट रहे थे। लेकिन क्या चीन में किसी ने भी इस बड़े खतरे को नहीं पहचाना? कुछ दूरदर्शी चीनी सुधारक जरूर थे, जैसे कांग योवेई और लियांग खिचाओ। दस्तावेजों में उनकी चेतावनियां बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। उन्होंने कहा था कि हमें पोलैंड या भारत की तरह गुलाम बनने से बचना होगा। उन्होंने व्यवस्था को आधुनिक बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पुरानी सोच इतनी गहराई तक जड़ें जमा चुकी थी कि इन सुधारों को बार बार कुचल दिया गया। आखिरकार 1905 में जाकर चीन की वह प्राचीन परीक्षा प्रणाली समाप्त हुई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, बहुत देर। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चीन जहाँ इतना संघर्ष कर रहा था, वहीं जापान ने जो फुर्ती दिखाई वो इतिहास में किसी अजूबे से कम नहीं है। बिल्कुल। 1868 में जापान में सदियों से चला आ रहा शोगुन का सैन्य शासन पूरी तरह समाप्त हो गया और सम्राट की सत्ता में वापसी हुई। इस ऐतिहासिक घटना को मेजी पुनर्स्थापना या मेजी रेस्टोरेशन कहा जाता है। इस बड़े बदलाव का प्रतीक ये था कि पुरानी राजधानी एडो का नाम बदलकर टोक्यो कर दिया गया। एक द्वीप जो सदियों से सोया हुआ था, वो अचानक से जाग उठा। और ये जागना कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक अभूतपूर्व टॉप डाउन बदलाव था, जहां देश के पारंपरिक अभिजात वर्ग ने खुद ही आगे बढ़कर अपने पुराने विशेषाधिकारों को त्याग दिया। उन्होंने सामंती व्यवस्था को एक झटके में खत्म करके एक आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव रखी। उनका नया नारा बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली था, फुकोकू क्यों है, जिसका अर्थ है समृद्ध देश, मजबूत सेना। उन्होंने ये बात बहुत अच्छी तरह समझ ली थी कि पश्चिमी ताकतों से बचने के लिए उन्हें उन्हीं की तरह ताकतवर बनना ही होगा। और इस आधुनिकता की सबसे बड़ी रीढ़ थी शिक्षा। नए नेतृत्व ने ये अनिवार्य कर दिया कि लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जाएंगे। इसका शानदार परिणाम ये हुआ कि 1910 आते आते जापान में साक्षरता लगभग सार्वभौमिक हो गई थी। हर कोई पढ़ लिख सकता था। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने रेलवे लाइनों का जाल बिछाना शुरू किया। 1870 से 1872 के बीच ही टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू हो गई थी। स्रोतों में अर्थव्यवस्था को लेकर एक जापानी शब्द बार बार आता है, जैबात्सु। मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसे बड़े नाम इसी दौर में उभरे थे। ये जापात्सु मूल रूप से बहुत बड़े पारिवारिक व्यापारिक घराने थे, जिन्हें सरकार का पूरा समर्थन और संरक्षण प्राप्त था। सरकार ने शुरुआती कारखाने बनाए और फिर उन्हें बहुत कम कीमत पर इन घरानों को सौंप दिया। इन घरानों ने बैंकिंग से लेकर शिपिंग और खनन तक हर क्षेत्र में एकाधिकार जमा लिया। इसी सरकारी और निजी गठजोड़ ने जापान के औद्योगिकरण को एक रॉकेट जैसी गति दी। और इस औद्योगिकरण में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य मुझे मिला, वो है कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का। हाँ, वो बहुत दिलचस्प हिस्सा है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि उस दौर की शुरुआत ही औद्योगिक क्रांति में मुख्य रूप से पुरुष ही काम करते होंगे, लेकिन जापान की आधुनिक अर्थव्यवस्था की असली नींव वहां की महिलाएं थीं। आधुनिक कारखानों में, विशेषकर कपड़ा मिलों में, आधे से अधिक मजदूर महिलाएं ही थीं। और ये बात केवल मजदूरी तक सीमित नहीं थी। 1886 में खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ पहली हड़ताल भी इन्हीं महिला मजदूरों ने की थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। और इस सामाजिक बदलाव ने जापानी संस्कृति का एक नया ही रूप गढ़ना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ समाज में मूगा या मॉडर्न गर्ल की अवधारणा सामने आई। ये वे युवतियां थीं जो पश्चिमी शैली के कपड़े पहनती थीं,
छोटे बाल रखती थी और आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र थी। टोक्यो के फैशनेबल गिंजा इलाके में टहलने जाना, जिसे गिनबूरा कहा जाता था, युवाओं के बीच आधुनिकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। घरों के अंदर का दृश्य भी तो तेजी से बदल रहा था। बिल्कुल, जापानी घरों में एक बहुत ही अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा था। उनकी पारंपरिक चाबुदाई, जो जमीन पर बैठने वाली मेज होती है, उसके ठीक बगल में अब बिजली के नए उपकरण रखे जाने लगे थे। वे आंख मूंदकर पश्चिम की नकल नहीं कर रहे थे। नहीं, बल्कि वे एक नया हाइब्रिड मॉडल बना रहे थे। इसे वे जापानी भावना, पश्चिमी तकनीक कहते थे। सुनने में ये आधुनिकीकरण किसी चमत्कार जैसा ही लगता है, लेकिन मजबूत सेना बनाने की इस तीव्र चाहत का कोई स्याह पहलू भी तो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल रहा। क्योंकि रातों रात इतनी ताकत हासिल करने से अक्सर देशों के भीतर आक्रामकता काफी बढ़ जाती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यही वो बिंदु है जहां जापान की सफलता ही उसके विनाश का कारण बनने लगी। अपनी स्वतंत्रता को पश्चिमी साम्राज्यवाद से बचाने के लिए उन्होंने पश्चिम की तकनीक की नकल की, लेकिन इस प्रक्रिया में वे खुद एक बहुत आक्रामक साम्राज्यवादी ताकत बन गए। संसाधनों की भूख और अति राष्ट्रवाद ने उन्हें पड़ोसी देशों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। स्रोतों के अनुसार 1895 में उन्होंने उस चीन को युद्ध में हरा दिया जो कभी पूरे एशिया का बड़ा भाई माना जाता था, और ताइवान पर कब्जा कर लिया। फिर 1910 में उन्होंने कोरिया को अपना उपनिवेश बना लिया। ये आक्रामकता लगातार बढ़ती गई और अंततः जापान द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और उस विनाशकारी युद्ध का अंत हम सभी जानते हैं। 1945 में जापान को हार का सामना करना पड़ा। इतिहास में पहली बार किसी देश पर परमाणु बम गिराए गए, जिसने उनकी मजबूत सेना और समृद्ध देश के सपने को पूरी तरह राख में मिला दिया। 1945 में जापान के पास केवल राख और तबाही बची थी, लेकिन यहाँ से उनकी कहानी का दूसरा और शायद सबसे प्रेरणादायक अध्याय शुरू होता है। युद्ध के बाद बने नए जापानी संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा गया, अनुच्छेद 9। इस अनुच्छेद के तहत जापान ने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया और अपनी सेना को पूरी तरह से भंग कर दिया, जिसे विसैनिकरण कहा जाता है। अब उनका पूरा ध्यान केवल और केवल आर्थिक विकास और नई तकनीक पर केंद्रित हो गया। और उस एकाग्रता का नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। 1964 का टोक्यो ओलंपिक जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता और शांतिपूर्ण वापसी का सबसे बड़ा वैश्विक प्रतीक बना। सोच कर देखिए, जिस देश को महज 19 साल पहले परमाणु बमों से तबाह कर दिया गया था, वो पूरी दुनिया की मेजबानी कर रहा था। उसी साल जापान ने शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन शुरू की, जो 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी। उस समय की दुनिया के लिए ये किसी विज्ञान कथा जैसा था। जापान फिर से एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा। जापान के आधुनिकीकरण का ये सफर उतार चढ़ाव से भरा जरूर था, लेकिन इसमें एक निरंतरता थी। सही बात है। अब जिस समय जापान अपनी राख से उठकर 60 के दशक में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा था, उस समय चीन की स्थिति क्या थी? स्रोतों को देखने से पता चलता है कि चीन का सफर बहुत अलग और दर्दनाक था। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौर में। चलिए चीन के उस संघर्ष की तरफ लौटते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चीन को ये उम्मीद थी कि विदेशी ताकतों द्वारा कब्जा किए गए उनके इलाके उन्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन 1919 की संधियों में ऐसा कुछ नहीं हुआ और वे चीनी इलाके जापान को दे दिए गए। इस विश्वासघात ने चीन के युवाओं और छात्रों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1919 में 4 मई का आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन महज एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, ये एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। छात्र इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि चीन की दुर्दशा का असली कारण पश्चिम की ताकत नहीं है, बल्कि चीन की अपनी दखियानुसी परंपराएं हैं। इस आंदोलन ने पुरानी व्यवस्था पर सीधा और कड़ा प्रहार किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के पैर बांधने की अमानवीय प्रथा का अंत था। इसके अलावा साहित्य और शिक्षा को केवल अभिजात वर्ग तक सीमित रखने वाली प्राचीन भाषा की जगह आम बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग शुरू किया गया, ताकि ज्ञान आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। स्रोतों में इस आंदोलन के उद्देश्यों को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। वे दुकानदारों के देश जैसी उस पुरानी मानसिकता का कड़ा विरोध कर रहे थे जो सिर्फ अपने तक सीमित थी। उनका लक्ष्य विदेशी ताकतों को बाहर खदेड़ना और देश की भयानक गरीबी को मिटाना था। लेकिन ये सब शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। चीन जल्द ही एक खौफनाक और दशकों लंबे गृह युद्ध की आग में झुलसने लगा। इस गृह युद्ध को समझे बिना आधुनिक चीन को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता।
ये मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की हिंसक लड़ाई थी। एक तरफ कोमिंतांग यानी राष्ट्रवादी पार्टी थी, जिसका नेतृत्व चियांग काई शेक कर रहे थे। उनका पूरा जोर शहरी विकास, सेना के आधुनिकीकरण और पारंपरिक रूढ़िवादी संस्कृति को बचाए रखने पर था। और उनके सामने थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व माओ त्से-तुंग कर रहे थे। माओ का नजरिया शहरों तक सीमित नहीं था। उनका पूरा ध्यान गांव की गरीब किसान आबादी पर था। वे समाज में मौजूद भारी असमानता और सदियों पुरानी जमींदारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। दस्तावेजों में मौजूद आर्थिक तबाही का एक आंकड़ा तो सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। भीषण महंगाई का वो दौर हमारी आज की कल्पना से परे है। वो आंकड़ा क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि 1937 में चीन में 100 युआन की कीमत इतनी थी कि कोई भी व्यक्ति उससे 2 बड़े बैल खरीद सकता था। 2 बड़े बैल? हाँ, लेकिन गृहयुद्ध और भारी आर्थिक कुप्रबंधन के कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 1949 आते आते उसी 100 युआन की कीमत गिरकर एक रद्दी कागज के टुकड़े के बराबर रह गई, जिससे कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता था। ये आर्थिक पतन इस बात का स्पष्ट संकेत था कि कुओमिंतांग सरकार लोगों का विश्वास पूरी तरह खो चुकी थी। अंततः 1949 में इस लंबे और खूनी संघर्ष का अंत हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने गृहयुद्ध में जीत हासिल की और चियांग काई शेक को अपनी सेना के साथ ताइवान भागना पड़ा। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के साथ एक नए चीन का निर्माण शुरू हुआ और सदियों बाद देश की संप्रभुता पूरी तरह वापस लौटी। लेकिन अगर हम आज के चीन यानी दुनिया की आर्थिक महाशक्ति की बात करें तो उसकी नींव 70 के दशक के बाद रखे गए सुधारों में मिलती है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। एक सख्त कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देश ने खुद को दुनिया के कारखाने में कैसे बदल लिया। ये इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रयोगों में से एक है। दशकों के सख्त वैचारिक नियंत्रण और आर्थिक बंदिशों के बाद 70 के दशक के अंत में चीन के नेतृत्व ने यह महसूस किया कि केवल नारों से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। उन्होंने अभूतपूर्व आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोल दिए और बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। वो पेंच क्या था? पेंच ये था कि उन्होंने पश्चिमी देशों का पूंजीवाद तो अपना लिया, लेकिन लोकतंत्र नहीं अपनाया। ये एक बहुत ही अनोखा मॉडल है, चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद। लेकिन राजनीतिक नियंत्रण आज भी पूरी तरह से एक ही पार्टी की सख्त मुट्ठी में है। वहां कोई बहुदलीय प्रणाली नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने बाजार को खुली छूट दी, बुनियादी ढांचे का भारी विकास किया और खुद को एक निर्विवाद वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना लिया। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन दोनों देशों के 19वीं सदी से लेकर आज तक के पूरे सफर को एक फ्रेम में रख के देखें तो हमारे सामने इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक उभर कर आता है। चीन और जापान दोनों ने पश्चिमी साम्राज्यवाद का भारी दबाव झेला। दोनों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संकट था। और मजेदार बात यह है कि आज दोनों ही विश्व की महाशक्तियां हैं, लेकिन महाशक्ति बनने तक के उनके रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहे हैं। यही इस पूरे अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जापान के मामले में हमने देखा कि सुधारों की पहल ऊपर से हुई, एक टॉप डाउन अप्रोच। वहां के पारंपरिक अभिजात वर्ग ने बड़ी ही चालाकी से पश्चिमी साम्राज्यवाद की तकनीक और व्यवस्था की नकल की। अपनी पुरानी व्यवस्था को खुद ही बदला और अपनी स्वतंत्रता को बचा लिया। इसके ठीक विपरीत चीन में आधुनिकता पुरानी व्यवस्था के सुधरने से नहीं आई। चीन का रास्ता एक पूर्ण क्रांति का रास्ता था। उन्हें आधुनिकता तक पहुंचने के लिए अपनी पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना पड़ा और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक बहुत लंबा पीड़ादायक संघर्ष लड़ना पड़ा। इतिहास के ये 2 अलग-अलग पन्ने हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे बाहरी ताकतों के भारी दबाव ने राष्ट्रों की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को हमेशा के लिए फिर से परिभाषित कर दिया। 19वीं सदी में ये बात पूरी तरह से सच थी कि भूगोल ने ये तय किया कि कौन सा देश बाहरी दुनिया से किस तरह टकराएगा। लेकिन ये सारी चर्चा हमें आज के दौर के एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल क्या है? आज हम डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। आज ज्ञान, तकनीक और विचारों की कोई भौतिक सीमाएं नहीं है। इंटरनेट और डेटा ने महाद्वीपों और द्वीपों के बीच के हर भौगोलिक अंतर को लगभग मिटा दिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में किसी भी देश को वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए ऐसे किसी अनुकूल भूगोल या फिर खूनी क्रांति की आवश्यकता होगी, या फिर आधुनिकता और शक्ति का अगला स्वरूप पूरी तरह से अदृश्य और सीमा रहित होगा, जहां केवल डेटा, एआई और एल्गोरिदम ही राष्ट्रों की नई नियति तय करेंगे?
यह वास्तव में एक ऐसा विचार है जो इतिहास के इस लंबे अध्ययन को सीधे हमारे भविष्य से जोड़ता है। दबाव और बदलाव के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन अनुकूलन की चुनौती हमेशा रहेगी। सोचने वाली बात है, क्या नई तकनीक नया भूगोल बन जाएगी? और इसी विचार के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने, इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने और इतिहास के इन पन्नों को एक नए नजरिए से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।